अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ से और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज की सुबह का आगाज़ करते हैं एक बहुत अहम बात से। 12 जून है आज, और 12 जून ये दिन दुनिया में वर्ल्ड चाइल्ड लेबर डे के नाम से मनाया जाता है। और चाइल्ड लेबर की अगर हम बात करें तो चाइल्ड लेबर में मामला ये होता है कि वो बच्चे जो कि तालीम हासिल करने के बजाय या शायद कुछ तालीम हासिल करने के साथ साथ काम कर रहे हैं, उनकी उम्र काम करने की नहीं है, लेकिन वो मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। और ज़ाहिर है जब कोई बच्चा काम कर रहा होता है तो उसके अंदर क्या चीज़ें आ जाती हैं कि वो किसी गैराज पे छोटा मैकेनिक लगा हुआ होगा, सड़क पर जो है वो कुछ बेच रहा होगा, हाँ घरों में काम कर रहा होगा, डोमेस्टिक लेबर हो जाते हैं। फिर कौन से डोमेस्टिक लेबर जिसको आप कहते हैं, हाँ बिल्कुल। तो ये कर रहा होगा या सड़कों पर मुख्तलिफ़ चीज़ें बेच रहा होगा। अब इन बच्चों के हवाले से आज का दिन मनाया जाता है, लेकिन मामला वही है कि दिन तो मना लिए जाते हैं, लेकिन कुछ उसके हवाले से काम करना ये बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अगर पाकिस्तान के स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए, मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स देख रहा था, पाकिस्तान के ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स तो हमें पता है कि पाकिस्तान में किसी भी चीज़ के नहीं है। हाँ, बस सिवाय इसके कि हमें ये पता है, वो भी सियासी नारा बन गया है कि इतने करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, तो ये हमें पता है। शायद अब वो भी उसमें भी इजाफा हो गया होगा। बिल्कुल, बहुत सारे स्कूल से हतमी तौर पर जो स्टैटिस्टिक है ना, वो यही स्टैटिस्टिक सामने आता है कि जी इस प्रोग्राम के 2 एंकर है, ये स्टैटिस्टिक है हतमी तौर पे जो आपको नजर आ रहा है 100%। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स का तो हमारे यहाँ पे रिवाज बहुत ही कम है। हाँ। अच्छा, अब जो मैं देख रहा था स्टैटिस्टिक्स पाकिस्तान के हवाले से चाइल्ड लेबर के, वो कुछ यूँ हैं कि कोई तकरीबन 33 लाख बच्चों का फिगर दिया जाता है कि जो चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व है, और इसमें से कोई तकरीबन 20 लाख के करीब हैं पंजाब में, 10 लाख के करीब हैं सिंध में, नहीं केपी में। अच्छा। और कोई तकरीबन 2.5-3 लाख के करीब सिंध में हैं, और 14-15 हज़ार के करीब जो है वो बलूचिस्तान में। अब जाहिर है इंटरेस्टिंग है इसको, हाँ मतलब बलूचिस्तान आबादी के तनासब से नहीं, मैं सिंध और केपी का वो कर रही हूँ जहन में कि आबादी के तनासब से केपी तो इज मच स्मॉलर प्रोविंस देन सिंध, तो स्टैटिस्टिक्स इसको रिवाइज होने की ज़रूरत है। यह यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि इसको रिवाइज होने की ज़रूरत है। ये फिगर्स ठीक नहीं होंगे यकीनन, अगर पुराने चले, मतलब मैं कह रहा हूँ अगर सही भी हैं तो भी 33 लाख बच्चे जो कि आपको चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व मिलते हैं पाकिस्तान में, उन 33 लाख बच्चों का मुस्तकबिल क्या है? कहाँ काम कर रहे होते हैं ये? मैकेनिक्स की उस दुकानों पे, तंदूर पे, जो चाय के ढाबे होते हैं, होटलों पे होते हैं। फिर सफाइयाँ लोगों के घरों में कर रहे होते हैं, जो डोमेस्टिक लेबर है उसमें होते हैं। फिर इसके अलावा और बड़ी जगह हैं, सड़कों पर हमें मोची के तौर पर बैठे नजर आते हैं छोटे बच्चे, सब्जियां बेच रहे होते हैं, हाँ सड़कों पे चीजें बेच रहे होते हैं, फूल बेच रहे होते हैं, फूल की दुकानों पे हमें छोटे मिलते हैं। एक तो यह है कि काम करने में 2 चीज़ आ जाती हैं। आपने काम किया, आपको कुछ पैसे मिल गए, लेकिन जो प्रॉब्लम इसके साथ इन्वॉल्व है वो ये है कि बहुत मरतबा सख्त मुशक्क़त के काम लिए जाते हैं इनसे। भट्टियों पे काम कर रहे होते हैं बच्चे, भट्टियों पे ईंटों की, जहाँ जैसा बंदा खड़ा ना हो सके कि इस तरीके से किस तरह वहाँ पर खड़ा रहा जाए, वहाँ के टेम्परेचर्स क्या होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि कितना साइकोलॉजिकल और फिजिकल अब्यूज़ इन बच्चों को मिल रहा होता है। बिल्कुल एक्सप्लॉयट हो रहे होते हैं। इसमें आप खेती बाड़ी में भी जो बड़े बड़े जागीरदारों के या जो ज़मींदारों के खेत होते हैं जिनमें कि एक आदमी काम कर रहा है, उसमें जागीरदार साहब कहेंगे कि तुमने बहुत टाइम लगा कर रहे हो, साथ लड़के को भी लगाओ। हाँ। तो साथ जो छोटे बच्चे होंगे उसको भी लगाया होगा। उसकी उजरत नहीं मिलेगी, उसको मिलेगी उजरत उसको सिर्फ बाप की। बच्चे साथ हाथ बटा रहे हैं, लेकिन हाथ बटाने में फिर वो काम कर रहे हैं अच्छा खासा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें अपने माशरे में आम नज़र आती हैं। इस चीज़ पर काम करने की हमें ज़रा ज़रूरत है कि इन बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचा जाए और इन बच्चों का मुस्तकबिल सही किया जाए। एक भी बच्चा चाइल्ड लेबर में नहीं होना चाहिए। दुनिया में 4 ममालिक ऐसे हैं, पेरू, माली वगैरह हैं, और पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। चौथा मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त, लेकिन जिसमें ख़तरनाक हद तक ये मामला है, और बिल्कुल पाकिस्तान उसमें शामिल है इन चीज़ों में। तो इसको सही करने की ज़रूरत है। आज का दिन आप लोग भी जब देखें तो कोशिश करें कि उन बच्चों के लिए कुछ कर सकें। बिल्कुल, अगर आप हर एक शख्स अगर किसी एक बच्चे की भी ज़िंदगी बदलने में कामयाब हो जाता है तो यकीन मानिए कि 33 लाख बच्चे कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा सा नंबर है ये।
ये तो थी जी कुछ वर्ल्ड चाइल्ड लेबर डे के हवाले से बात। अब हम चलते हैं, देखते हैं 60 सेकंड न्यूज़। महंगाई इतनी है कि गरीब आदमी का 50,000 में भी गुजारा नहीं हो रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान। तूफ़ान हाइपर जॉय में मज़ीद शिद्दत, 15 जून को केटी बंदर और गुजरात के दरमियान टकराने का इम्कान। पहला रूसी खाम तेल बरदार जहाज़ कराची में बंदरगाह पर पहुंच गया। मीरानशाह में दहशतगर्दों से फायरिंग का तबादला, पाक फ़ौज के 3 जवान शहीद, 3 दहशतगर्द भी मारे गए। रवां साल गंदम की पैदावार 2,76,00,000 टन रिकॉर्ड, मकई की फसल में 7% इजाफा, कौमी पैदावार 1,01,00,000 टन से भी तजावुज़ कर गई। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को शिकस्त देकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत ली। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन जीतकर सबसे ज़्यादा 23 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। तुर्किया में रॉकेट और बारूद बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका, 5 अफराद हलाक। रियाद में अरब चीन बिजनेस कॉन्फ्रेंस, पहले ही रोज़ $10 अरब के सरमायाकारी मुआहिदों पर दस्तखत। और भारतीय रियासत राजस्थान में सबसे ज़्यादा जोड़ों की इज्तिमाई शादियों का रिकॉर्ड, 2143 पसमानदा जोड़ों की शादी कराई गई। जी ये थी 60 सेकंड न्यूज़। और आपने देखा कि जी एक तो भारत में सबसे ज़्यादा जोड़ों की शादियां करवाई गई हैं, ये एक बड़ा रिकॉर्ड है। और ये वो बेसिकली लोग होते हैं कि जो कि गरीब होते हैं और अफोर्ड नहीं कर पाते, उनकी ये शादियों का सिलसिला किया गया, बड़ा ज़बरदस्त एक रिकॉर्ड बनाया। अच्छा, पाकिस्तान में भी वैसे ये चीज़ होती है, पाकिस्तान में काफ़ी होता है, बिल्कुल काफ़ी होता है। तो ये इज्तिमाई शादियाँ, जी इज्तिमाई शादियाँ, और ये पॉजिटिव चीज़ है क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर आप एक शादी के लिए ख़र्चे का तखमीना लगाएं तो गरीब आदमी जो है वो बेचारा इसमें परेशान हो जाता है कि मैं किस तरीके से शादी करूँगा अपनी बेटे की या अपने बेटे की। बिल्कुल। तो एक तो ये सिलसिला है। अच्छा, दूसरा फिर बहुत सारे मामलात हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं अभी, क्योंकि एक तो क्रिकेट का मामला है जो कहीं कुछ गैर यकीनी जो थी वो ख़त्म होने लगी है। और कल जो मैच देखा मैंने तो भाई वो आपकी टीम जीत गई भाई, मेरी अपनी टीम जीत गई। आपकी जो अपनी टीम थी ना, अपनी टीम, खुशियां मनाए, जश्न मनाए। और बात ये थी कि पराई टीम ना जीते, अपनी जीत जाए बस। पराई से आप तो समझ गए कि मेरी मुराद क्या है, बाकी अपनी जो भी हो वो जीत जाए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला गया वो ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। तो शिफा की तरफ से आज जश्न का इंतजाम है, दोपहर को खाना शिफा खिलाएंगे सब गरीबों दे रही हूँ मैं। शायद तो रात में होता है, आप दोपहर में ज़ोराना कर दें आप। अब हम रात का इंतजार नहीं कर सकते, हो सकता है आपका माइंड बदल जाए। सही है, तो इसीलिए गरीबों को खाना खिलाएं, खुशियाँ बांटें। अब जो दूसरा मामला था वो था एशिया कप वाला। एशिया कप में बुनियादी तौर पर भारत की जानिब से पाकिस्तान में खेलने से जब इनकार हुआ था तो उसके बाद हम सब जानते हैं कि एशिया कप तनाज़ात का शिकार हो गया था। फिर पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल तजवीज़ किया था जिसके मुताबिक कुछ मैच पाकिस्तान में कुछ UAE में खेले जाने थे। इस मॉडल पर भी एतराज़ात सामने आए थे। अब जो इत्तलात आ रही हैं वो ये हैं कि एशिया कप में शिरकत करने वाले ममालिक के क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान इत्तफाक़ राय हो चुका है। टूर्नामेंट के 13 मैचेस में से 4 या 5 जो है वो पाकिस्तान में होंगे, बाकी श्रीलंका में खेले जाएंगे। तो ये एक हाइब्रिड मॉडल हो गया है, श्रीलंका प्लस पाकिस्तान। और उम्मीद ये की जा रही है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो है ये तरमीम शुदा जो शेड्यूल है वो इसको मंजूर कर लेगी और यूं ये मसला हल हो जाएगा खैर आफियत से। अच्छा, खैर आफियत से तो हम नहीं कह सकते, बड़े इसके अंदर टेंशनें रही हैं बहुत कम। अब बेसिकली तो बदमाशी इन्वॉल्व रही है भारत की, और इसमें क्या कह सकते हैं। नहीं जी मैं नहीं आऊँगा पाकिस्तान, तो बस ना आओ। लेकिन बहरहाल बहुत सारे कमर्शियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो अब ये उम्मीद है कि कुछ सेटल हो जाएगा मामला। बिल्कुल। अब आगे हम बढ़ते हैं और आगे हमने मौसम की तरफ चले जाना है अभी। अच्छा, या बाद में ज़रा हम करेंगे ये, ज़रा अगर बता देंगे प्रोड्यूसर साहब तो। अच्छा, हुआ ये है कि एक नहीं वो तो आखिर की बात थी ना, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि हम टुवर्ड्स द एंड करेंगे या क्योंकि वहाँ पर ज़रा हालात तशवीशनाक है। अच्छा हाँ चलो ठीक है। एक तो खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी तबाही हुई है और अभी आगे खतरा मौजूद है, खतरा हमारे सरों पर लटक रहा है क्योंकि जो कोस्टल बेल्ट है वहाँ पर भी जो तूफानों का सिलसिला है और कराची के हवाले से भी अलर्ट्स वगैरह जारी कर दिए गए हैं। कराची में तो लोग सी व्यू पे चले जाते हैं ना तूफान देखने के लिए। कराची वालों खुदा का को खौफ करो, अल्लाह रसूल का नाम लो तुम लोग, यार क्या करते हो भाई,
ठीक है, एक ज़माना था। अच्छा, हमारे यहाँ पे ना वो क्या उस जमाने में क्या था? मतलब वो जब तूफान का नए नेचर तूफान थोड़ा कम आने होता शुरू था हो ना, और जाते नया नया एक नया फिनोमेना था। अच्छा, लोग पहुंच जाते थे, उस वक्त भी गलत करते थे और बहुत मर्तबा ऐसा होता था कि लोगों को रोकना पड़ता था। अभी भी ये किया है उन्होंने, बंद कर दिया सीधी वाली सड़क। ये कराची वालों के अपने नक्शे ही नहीं खत्म हो रहे। ये वैसे सही किया है वैसे। अजीब हरकतें हैं भाई, अभी बताते हैं इसके बारे में ही बात करते हैं। लेकिन वैसे हम आपको आज हमारी खबरें मोर और लेस किसी ना किसी तरह जुड़ी हुई हैं क्लाइमेट चेंज से। अच्छा। और आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं दिखाती हूँ क्लाइमेट चेंज में हो किस तरह से रहा है और किस तरह से लोगों पर नजरअंदाज हो रहा है। और हम तो चलो आदत है ना, हमें 50 डिग्री सेंटीग्रेड सिब्बी वगैरह हमें तो आदत है, लंदन वगैरह में आदत नहीं है। लंदन की भी खबर आ गई और लंदन वो तो आनी थी वैसा, वो तो आ रही थी। तो लंदन इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में है। पिछले साल भी वहां पर जबरदस्त हीट वेव थी, लोगों ने पंखे तो क्या एसी भी लगा लिए हैं वहां पर। अच्छा, कई इलाकों में दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया और ये वहां पर अच्छा खासा गर्म डिग्री। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ भी नहीं, 32 नॉर्मल रोजाना की बुनियाद में। और क्या। अच्छा, 2 रोज कबल प्रिंस विलियम्स के लिए मिलिट्री परेड का इनेकाद हुआ। उनकी शादी सालगिरह की उनकी तकरीबात की चल रही है ना, शादी की क्या वो तकरीबात मेगन माइंड करेंगे, ये क्या कर रहे हैं सालगिरह की तकरीबात। खैर, तो अच्छा हुआ ये कि वो परेड चल रही थी और वो मुनक्किद हुई उनकी। तो गर्मी के बायस परेड में हिस्सा लेने वाले कम से कम 3 सिपाही ऐसे थे जो कि जमीन पर गिर गए और जिन्हें स्ट्रेचर पर डालकर अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। वो पीछे आप देखिएगा, वो एक स्ट्रेचर जो है। लेकिन आप ये देखें कि इनकी सर पे ये जो टोपा इतना वो देखें, वो एक स्ट्रेचर पे जा रहा है, हाँ, वो एक को पीछे लेकर दूसरे को लेने आ रहे हैं और दूसरे को लेने के लिए आ रहे हैं। लेकिन मतलब इतना बड़ा इन्होंने सर पे ये एक हैट पहना हुआ है, उसके अंदर शदीद टोपा जो है, ये गर्मी इसके अंदर कितनी होगी। यूनिफॉर्म है, अब क्या तो यूनिफॉर्म तो है, लेकिन आप सोचे ना स्कूल में बच्चों के सर्दियों गर्मियों के अलग यूनिफॉर्म होते हैं ना, तो इधर भी आप अलग क्यों नहीं कर सकते? आप टेम्परेचर देखें उसके हिसाब से, मतलब बादशाह बने हुए हो और इतनी सी चीज समझ में नहीं आ रही। अच्छा, फिर इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई है और यही अच्छा, इसमें ट्रम्पेट बजाने वाला जो है एक एहलकार अभी गर्मी से वो देखे जमीन पे पड़ा हुआ है बेचारा। जी जी जी। और फिर कितनी देर वो जमीन पे पड़ा रहता है, पीछे अगर म्यूजिक होता ना तो म्यूजिक चल रहा है बाकायदा तौर पे। और फिर वो इतने में वो खड़ा होता है, उसका साथ वाला साथी जो है उसको जरा हाथ लगा के पूछता है भाई ठीक हो। इतने में खैर उसको लेने आ जाते हैं तो वो खलो जा, वो किंग पे वेख रहा है, वो खलो जा। तो वो ये सारी सूरत हाल वहाँ पर डेवलप हो गई और उसके बाद फिर वो ठीक था, वो फिर स्ट्रेचर पर लेट करने गया, वो उनके साथ चल कर चला गया, लेकिन तबीयत उनकी खैर लेकिन ये खतरनाक बात है, खतरनाक बात है। प्रिंस विलियम्स ने ट्वीट के जरिए भी परेड में हिस्सा लेने वालों का खास तौर पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि मुश्किल हालात के बावजूद आप सबने बहुत शानदार जो है वो परफॉर्मेंस दी। और बरतानिया की हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने गर्मी के मुतालिक एक अलर्ट भी जारी कर दिया हुआ है। तो ये है सूरत। अलर्ट हो जाएंगे, हम यूनिफॉर्म नहीं बदलेंगे। बादशाह भी बसना कभी कभी वैसे बस टेंट नहीं हो सकते थे, तंबू लगा दें। तो ये बादशाह को आना चाहिए ना, मुझसे कराएं प्लीज अगली दफा। ये देखिए ये परेड वरेड मुझसे ऑर्गेनाइज कराएं, हम कर देंगे। हाँ। वो यूनिफॉर्म भी सिलवा देंगे कहीं से, और क्या, और हम तंबू शंबू का भी बंदोबस्त कर देंगे। अब्दुल वदूद टेलर है हमारे यहाँ पे मोहल्ले में, और क्या, सस्ता सीता है, हो जाएगा, फिक्र ना करें। तो अच्छा, अगली जो स्टोरी है वो भी माहौलियाती तब्दीली के हवाले से ही है। मुख्तलिफ खित्तों के जंगलात में आग लगने के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं और इस आग का जो धुआं है वो हवा के परों पर सवार होकर सैकड़ों बल्कि कई हज़ार किलोमीटर तक फैल जाता है। और सिर्फ कैलिफोर्निया में गुज़िश्ता दिहाई के दौरान आग लगने के 125 वाक़यात पेश आए और इसकी वजह से हुआ क्या है, आसमान नारंगी रंग का नज़र आता है, कलर ही चेंज हो गया स्काई का। और साइंसदानों के नज़दीक आसमान का यही रंग जो है वो अब मुस्तकबिल में हमारा नसीब होगा। हर साल आग लगने, जी जी जी, ऑरेंज स्काई देखेंगे। तो हम बच्चों को कैसे सिखाएंगे बेटा वो कौन सा कलर है? कलर नहीं, स्काई ब्लू, स्काई ऑरेंज, ये होगा अब स्काई ऑरेंज होगा भाई जी। अच्छा, शिद्दत बढ़ रही है आग लगने के वाक़यात में, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसमें ख़राबी हो रही है और ज़ाहिर है जब एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ जाता है तो इंसानों को नुकसान पहुँचना शुरू हो जाता है। लाहौर में ये तकरीबन 450 तक पहुँच जाता है ये एयर क्वालिटी इंडेक्स, और फिर वो मास्क पहनना ज़रूरी हो जाता है और इसके अलावा आंखों की हिफाजत के लिए फिर ड्रॉप्स का इस्तेमाल ज़रूरी हो जाता है। ब्रिटिश कोलंबिया में, कनाडा में जो आग लगी हुई है वो जंगलों में शदीद आग लगी हुई है, फिर उस आग का धुआं अमेरिका तक पहुंच रहा है। एक अजीब हमने हड़बोंग मचाई हुई है। अब ये ऐसा फिनोमेना है क्लाइमेट चेंज कि जो दुनिया के किसी 2-4 मुल्क में अगर उनकी वजह से हो रहा है तो बाकी सारे भी इफेक्ट हो रहे हैं। किसी और मुल्क में कोई तबाही आ रही है तो साथ वाला भी इफेक्ट हो रहा है, तो ये सबको ही अपनी लपेट में ले रहा है। और इस पे अब ये नहीं हो सकता कि मतलब कनाडा में या पाकिस्तान में कोई चीज हो रही है और भारत को या अमेरिका को टेंशन ना हो। हाँ, वो भी मजबूर हो गए हैं इस पर सोचने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा फिनोमेना है, जाहिर है कि वो पूरी दुनिया में फैल गया, अब वो किसी एक खित्ते का प्रॉब्लम रह नहीं गया। तो ये है सूरत हाल। और एसी चलाना कितना खतरनाक होता है,
अच्छा, वैसे मैंने एक तस्वीर देखी है, वैसे हमारे जो स्प्लिट एसीज हैं, हाँ। उनका हर एक स्प्लिट का एक अलग अलग यूनिट होता है जो बाहर की तरफ पड़ा होता है। हाँ। वो तस्वीर मैंने एक देखी है कि इंजीनियर ने शेयर की हुई थी। अब मुझे नहीं पता कि क्या वो ये ऑप्शन सजेस्ट कर रहा था या वो ये सिर्फ लोगों को सोचने के लिए छोड़ रहा क्या था था उनके उसमें? माइंड में। उसमें ये था कि 3 स्प्लिट उसने रखे हुए हैं तस्वीर में, और उन सब की तारें जो हैं वो एक बाहर के यूनिट के साथ अटैच्ड हैं। अब ये मुझे नहीं, मतलब बेसिकली वो कहना ये चाह रहा था, आप जिसने तस्वीर शेयर की थी। नहीं मैसेज ओपन नहीं था ना, वरना मैं उनको डीएम अच्छा। करती। तो मतलब कहना वो ये चाह रहे थे कि 3 स्प्लिट एसीज जो अंदर आपके यूनिट लगे हैं उनके लिए बाहर एक यूनिट भी काफी है। दिस इज व्हाट ही वांटेड टू सजेस्ट। अब क्या ये वाकई ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, ये ऐसे तो बड़े इंजीनियर इंजीनियर निकलते हैं साहिबान, पानी पे गाड़ी चलाने वाले, वो क्या नाम था उनका, पता नहीं क्या था, लेकिन पानी पे गाड़ी इतना चली ना वो चल सकती है, पता नहीं चल तो सकती थी। और हो सकता है हमारे कुछ भाई हमारे कुछ अपने ऐसे हैं जिन्होंने छोड़ा ही ना हो कि भाई हम सब की अपनी पानी कित्थे ले कंट्रीब्यूशन भी आए। है। हम सब प्लास्टिक बैग इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सब एसी जी। इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखो ना, एसी चलाना कितना खतरनाक है माहौल के लिए। हमारा कमरा तो वो ठंडा कर देते यार, कम एसी चलाओ। वैसे एक यहाँ पे बंद वो जो है, इस वाटर एक को सही कूलर करवाओ यार एसी, कुछ कम से कम 4 एसी होने चाहिए यहाँ पे जो चले, लेकिन है खतरनाक, लेकिन वो चलाओ वाटर जरूर। कूलर है, उसका फिर इफेक्ट जो है वो ज़रा बेहतर है। हाँ। मेरा ख्याल है कि वो उस तरह से एमिशंस नहीं खारिज कर रहा होता जब वो चल रहा होता है, और अच्छा खासा वो घर जो है आपका पूरा ठंडा हो जाता है। तो पहले वक्तों में तो एसी इतने जब आम नहीं थे तो वाटर कूलर ज्यादा आम थे। हाँ। कभी कभार लोग उसमें बर्फ भी रख नीलाम देते घर में थे। मिलता भी था वाटर कूलर आपका हुआ। सही बता रहा हूँ बिल्कुल। आपको, वो नीलाम घर देखें आप, उसके एपिसोड पुराने, और क्या? उसमें मिलेगा आपको। बिल्कुल। अच्छा, एक तो चलो ये हमने जो बात कर ली लंदन वगैरह की, हाँ, climate लेकिन जो पाकिस्तान में जो मामलात हुए जी। वो भी बड़े ख़तरनाक हैं। और माहौलियाती तब्दीली के हवाले से जो गुज़िश्ता बरस हमने सैलाब देखा, वो चारों सूबों के मुख्तलिफ इलाकों में उस सैलाब ने तबाही मचाई। और इस साल अब जो खैबर पख्तूनख्वा है जी, एक बार उसमें- फिर हाँ। इन तब्दीलियों की जद में आ गया है। ऐसी तबाहियां वहाँ पर मची हैं। 2 रोज़ कबल आंधी और तूफ़ानी बारिशों ने इस सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही मचा दी, और सूबाई जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उन्होंने इस तबाही की रिपोर्ट जारी कर दी है। और रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 27 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और 146 के ज़ख्मी होने की इतलात भी मौजूद है, जबकि 69 मकानात को नुकसान पहुँचा है। आंधी और बारिशों ने पंजाब में भी बड़ा नुकसान पहुँचाया है और मजमूई तौर पर 5 अफराद हलाक हुए हैं और 17 ज़ख्मी हुए हैं। अच्छा, मवेशी, लोगों के मवेशी भी बड़ी हद तक जो है वो मतलब अपनी जिस पर जान से उनका हाथ धो घर का बैठे। चलना डिपेंड करता है कि अगर वो आगे मवेशी ईद आ रही होंगे थी, उन्होंने मतलब पूरा साल उसको पाला होगा इस उम्मीद में कि भाई ईद पे वो जानवर हमने बेचना है, जी। तो बड़ी ईद भी बस इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। तो इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ हिदायतुल्लाह हैं जो कि बन्नू से मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम हिदायतुल्लाह, ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल बनी जब इतनी ज़्यादा तूफ़ान और आंधी वहाँ पर आई बन्नू में? जी बिल्कुल, कल तूफ़ानी बारिश ने बन्नू में तबाही मचा दी, जिसकी वजह से बिजली का निज़ाम दरहम हुआ। आसमानी बिजली गिरने से ज़ला बारी और तूफ़ानी बारिश से बन्नू में 21 अफराद जमबहक, जबकि 150 से ज़्यादा अफराद शदीद ज़ख्मी हुए। उनको तिबी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बन्नू मुंतकिल कर दिया। बारिश से जमबहक और ज़ख्मियों की इतला आते ही बन्नू के तीनों अस्पतालों में इमरजेंसी नफिज की गई। इसके साथ साथ बारिश से सैकड़ों मकानात भी तबाह हुए और हज़ारों की तादाद में लोगों के माल मवेशी भी हलाक हुए। बारिश से ज़ख्मी होने वाले अफराद को मुफ्त अदवायात की फराहमी मुमकिन बनाई जाए। इसके बाद चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने कमिश्नर बन्नू डिवीज़न में मीडिया को ब्रीफिंग दी और कल होने वाले बारिश के नुकसानात से उनको आगाह किया। इनका कहना था कि सूबाई हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत तमाम वसाइल बरकार लाते हुए जो बारिश से ज़ख्मी और जमबहक अफराद है उनकी हर किस्म इमदाद की जाएगी। और उन्होंने कहा कि बारिश से जमबहक और ज़ख्मी होने वाले अफराद के लावाहिकीन को 72 घंटे के अंदर अंदर इमदादी चेक भी हवाले किए जाएंगे। जी, शदीद तशवीशनाक सूरत हाल जो कि केपी में डेवलप हुई। अब कराची का रुख करते हैं और कराची में जो तूफ़ान जिसका नाम क्या है, हाइपर जॉय, ये अजीब सा नाम रखा हुआ है वैसे इन्होंने, लेकिन चलें ठीक है, जो भी रख दिया है इन्होंने। अब ये तूफ़ान कराची के करीब पहुंच गया है। कराची में सीवीओ की जो रोड है वो भी बंद कर दी गई है। रबिया खान हमारी जो नुमाइंदा है हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रबिया। वालेकुम सलाम। जी रबिया, बताइए कराची में तूफ़ान की जो सूरत हाल है उसके पेश नज़र क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं हुकूमत की तरफ से और तूफ़ान के हवाले से क्या बताया जा रहा है?
जी बिल्कुल, तूफ़ान की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तूफ़ान का नाम जो आप कह रहे हैं कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है, वो यकीनन इसका नाम जो है वो बिपरजॉय है, जो कि जापान की जानिब से रखा गया है और इसके मतलब जो है वो तबाही के हैं। और जिस तरीके से ये सिंध की जानिब और भारतीय गुजरात की जानिब आगे बढ़ रहा है तो कुछ ऐसा ही रहा है कि तबाही जो है वो यकीनी है। लेकिन अगर इसकी शिद्दत की बात करें तो कैटेगरी 3 में जो है वो ये तूफ़ान पहुँच चुका था और इसके अतराफ़ तकरीबन बताया जा रहा है कि 180 से 200 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। लेकिन अब कुछ इतलात ऐसी हैं कि इसकी कैटेगरी में जो है वो कमी आना शुरू हो गई है और अब से कुछ देर बाद कहा यह जा रहा है कि कैटेगरी 2 में जो है वो ये ट्रांसफ़र हो जाएगा और जब तक ये भारतीय रियासत गुजरात और सिंध से टकराएगा तो मुमकिन तौर पर ये कैटेगरी 1 में शामिल हो जाएगा। महकमा मौसमियात का इस हवाले से ये कहना है कि इस वक्त जो है वो कराची से तकरीबन 600 किलोमीटर दूर जनूब में मौजूद है समंदी तूफ़ान और अगर ठट्टा से बात करें तो इसका फासला जो है वो 580 किलोमीटर बताया जा रहा है। इसके अलावा जो है वो ये समंदी तूफ़ान तकरीबन मशरिक़ की सिमत में इस वक्त सफ़र कर रहा है और जो इलाका है साहिल का मशरिक़ की तरफ वहाँ पर जो है वो इसका रुख है। लेकिन 14 जून के बाद जो है वो इसकी सिमत में थोड़ी सी तब्दीली जो है वो अमल में आएगी और बताया जा रहा है कि शुमाल मशरिक़ की जानिब जो है वो इसका रुख हो जाएगा। जिसके बाद 15 जून की दोपहर को इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि समुद्री तूफ़ान भारतीय गुजरात और सिंध की साहिली पट्टी से टकराने के इम्कानात हैं। यानी 15 जून की दोपहर तक जो है वो शदीद बारिशों के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। साथ साथ महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि 15 जून से कबल ही 13 जून की रात जो है वो सिंध के मुख्तलिफ इलाके जिनमें मीरपुखास, टंडुलियार, हैदराबाद, टड्डू मोहम्मद खान समेत जो है वो कराची, सजावल और ठट्ठा में जो है वो शदीद बारिशों के साथ साथ जो है वो तेज़ हवाएं चलेंगी और हवाओं की रफ्तार जो है वो तकरीबन 100 से 80 किलोमीटर फ़ी घंटा होगी, जबकि कराची में 60 से 80 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी जो कि काफ़ी तेज़ हवाएं होंगी, जिसके बायस जो है वो इमलाक को नुकसान पहुँच सकता है। जो खस्ता हाल इमारतें हैं वो गिरने का खदशा है, साथ साथ साइन बोर्ड्स गिरने का खदशा है। इस हवाले से PDM ने भी अलर्ट जारी किया है। शहर में बड़ा क्या मेजर्स लिए गए हैं और हुकूमत की तरफ से क्या इकदाम लिए गए हैं? जी, क्योंकि आप तो साहिल समंदर पर मौजूद हैं, इस पर भी बात करते हैं। पहले हुकूमत ने क्या क्या इकदाम लिए हैं ये बता दें, फिर आपसे बात करते हैं कि आप समुद्र पे क्या कर रही हैं। जी, मैं समंदर पे यकीनन अपनी ड्यूटी के लिए आई हूँ। वैसे समंदर पे आने पर पाबंदी है, दफ़ा 144 जो है वो हुकूमत की जानिब से नाफिज की गई है, लेकिन कल तक हम देख रहे थे, बल्कि अभी भी मेरे अतराफ़ में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि समंदर पर मौजूद हैं और किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। सेकंड PDM की जानिब से ये अहकाम दिए गए थे कि फ़ौरी तौर पर साइन बोर्ड्स और बिल बोर्ड्स हटाए जाएँ, तो हमें कोई इस तरीके की चीज़ शहर में अब तक नज़र नहीं आई है कि शहर की शाहराहों पर जो बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हुए हैं उनको हटा दिया गया हो। तो ऐसा कुछ इकदाम देखने में तो नहीं आ रहे, लेकिन अलबत्ता वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने ये ज़रूर कहा कि हम जो है वो मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं, तमाम तर इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन अमली सूरत में थोड़ा इस तरीके के काम नज़र कम आ रहे हैं। आज जो है वो साहिल पर CVP जो सड़क है वो बंद कर दी गई है और लोगों को बार बार ये इतला दी जा रही है कि वो समंदर में ना जाएँ। माहिगीरों को भी 17 जून तक समंदर में ना जाने की हिदायत की गई है। साथ साथ शहरी जो है वो समंदर में नहाने से जो है वो गुरेज करें। जी, अच्छा, इस वक्त आप किस समुंदर पर मौजूद हैं? समंदर तो वही है, कौन से साहिल पर? जी बिल्कुल, इस वक्त में डेविस पॉइंट ये इलाका कहलाता है, जो कि अगर हम बात करें तो एक खासा मशहूर रेस्टोरेंट है, उसके अतराफ में आगे आके ये जगह है और ये एक दीवार है जिस पे इस वक्त मैं बैठी हुई हूँ और पीछे आप साहिल देख सकते हैं। साहिल की अगर बात करें तो लहरें जो है वो कल की निस्बत हमें काफी तेज फुल फ्रेम पे आ जाएं जरा और फुल फ्रेम पर दिखा दें जरा। पानी दिखाओ भाई, इतना साफ सुथरा पानी पाकिस्तान में दिखाओ। फुल फ्रेम पर आए, मैं आपको उसके बाद जरा ऐसे शिफा जैसे लोगों को बताएं जरा कि ये पानी होता है। जी बिल्कुल, ये समंदर का पानी होता है जो कि सिर्फ कराची वालों को जो है वो रोज़ाना के तौर पे मुयसर हो सकता है, लेकिन जो लोग बाहर रहते हैं, जो कि इस्लामाबाद में रहते हैं, तो वो कभी कभी अगर कराची आए तो वो साहिल का रुख कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है वो रोज़ाना समंदर की ठंडी ठंडी हवाएं और जो ठंडी ठंडी लहरें हैं उनको एंजॉय करते हैं। और आज थोड़ी सी शिद्दत जो है वो लहरों की ज़्यादा नज़र आ रही है। साथ साथ मैं आपको ये बताऊँ कि जब समंदरी तूफ़ान जो है वो साहिल से टकराने का इम्कान है, तो उस वक्त बताया जा रहा है कि तकरीबन 25 से 30 फीट ऊँची जो है वो लहरें होंगी। तो साहिल के बिल्कुल करीब जिन लोगों ने मकान बना लिए हैं तो उनके लिए थोड़ी सी खतरे की घंटी बज गई है कि उनके घरों में जो है वो पानी अब दाखिल हो सकता है। जी,
वेरी डिटेल्ड रबिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आया आपके साथ बात करके। बात तो हम बड़े सीरियस चीज पे कर रहे थे, लेकिन डिटेल आपने जो बहुत बेहतरीन, और फिर आपने साथ पानी मुझे को दिखा दिया, तो मेरी तो आप फेवरेट। जल्दी जल्दी आप निकल जाएं यहाँ से, देखें खतरा है, ठीक है प्लीज। और लोगों को हमें ये बताना है कि भाई मत जाए साहिल समुंदर की तरफ, ये थोड़ा इंतजार कर लें, पानी भी कहीं नहीं जा रहा, आप लोग भी उधर ही होंगे, तो कुछ टाइम बाद जाइएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। गर्मियों की छुट्टियों का आगाज हो चुका है, हमारी छुट्टियां नहीं है। पेरेंट्स परेशान, क्या माए खास तौर पे कुछ ज्यादा ही परेशान है। मर्द हजरात को तो छुट्टी नहीं होती ना, वो तो दे हैव दिस एम्पल अपॉर्चुनिटी के वो घर से बाहर निकले, कहें भाई हमारी तो नौकरी चल रही है, हमें तो जाना ही तो क्या करें, वो नौकरी नहीं करेंगे तो कमाएंगे कैसे, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे। लेकिन बस परेशानी जो है वो खवातीन को और ग्रैंड पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ वैसे बच्चों का रिश्ता और तरह का होता है, तो वो हमेशा एंजॉय करते हैं बच्चों को। अब जो है वो हमने समर कैंप का एक सिलसिला शुरू किया है। समर कैंप के हवाले से अभी कॉल इन सेगमेंट करते हैं। पहले आपसे पूछते हैं भाई समर कैंप में क्या होना चाहिए, आपके बच्चे समर कैंप कैसे गुजारते हैं, और समर कैंप गुजारने के हवाले से क्या क्या आपके खर्चात होते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, थोड़ा हमें भी बताएं, थोड़ा अपने नाजरीन जो बाकी हमारे सुन रहे हैं उनको भी बताएं कि समर कैंप में बुनियादी तौर पर नानी के घर जाने के अलावा और क्या होता है। क्या आप इतना क्रिएटिव पेरेंट हैं कि आपने बच्चों के लिए कोई अनोखी सी, डिफरेंट सी, यूनिक सी एक्टिविटी जो है वो प्लान की होती है समर में, ये बताइएगा जरूर, क्योंकि एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट को हम चाह रहे हैं आइडियाज भी मिले, तो ये जरूरी है। हाँ, अब हमने क्या करना है ये भी हम बता देते हैं आपको कि हमारे समर कैंप में क्या होगा, और आपकी कॉल्स भी ले लें, नंबर भी स्क्रीन पर चल रहा है। अच्छा, हमारे समर कैंप में क्या होगा, देखें हमने बात करनी है बच्चों की एंटरटेनमेंट और उनकी जहनी सलाहियतों को डेवलप करने के हवाले से और उनके कुछ सीखने के हवाले से, ठीक है जी। तो अब हम मुख्तलिफ चीज़ों पर बात करेंगे। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी हमारी कि कैरियर्स पर बात करेंगे कि भाई बच्चों को अगर कैरियर चूज़ करना है तो कौन सा कैरियर चूज़ किया जाए। कैरियर एक्सपर्ट्स हमारे पास मौजूद होंगे हर फील्ड के, बिल्कुल, काउंसलर्स वगैरह होंगे, काउंसलर्स, और वो जो उस डोमेन के एक्सपर्ट्स हैं। जैसे अगर आपको एंकर बनना है तो आप शिफा यूसुफजई से पूछेंगे और भाई शिफा बताएं एंकर कैसे बना जाए, ठीक है ना। तो इस तरीके से उस डोमेन के लोग होंगे जो आपको बताएंगे कि जी ये कैरियर चूज़ करना है तो ये पाथ होनी चाहिए। नंबर 1 तो ये हो, ठीक है। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 ये है कि हमें एंटरटेनमेंट की तरफ जब उनको लेके आना है तो फिर ऐसा एंटरटेनमेंट हो। बहुत मर्तबा हम ये देखते हैं कि बच्चों के लिए कोई चीज़ है नहीं, ना फिल्में बनती हैं, ना कार्टून्स मजीद आ रहे हैं, तो हमने एंटरटेनमेंट भी उनको बतानी है कि भाई किस किस्म की फिल्में देखें, किस किस्म, कौन सी फिल्में ऐसी हैं जो आपको देखनी चाहिए, कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, तो बिल्कुल, तो वो हम आपको बताएंगे जो खास तौर पर बच्चों के माइंडसेट को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई हों या लिखी गई हों बच्चों के माइंडसेट। तो और जाहिर है क्योंकि एज अप्रोप्रिएट मामला जो है वो होता है बच्चों के साथ और होना भी चाहिए, तो बिल्कुल कौन सी फिल्में देखें बच्चे और वालिदैन के साथ मिलकर बैठकर, ये एक अच्छी एक्टिविटी होती है, और कौन सी किताबें पढ़ें बच्चे, ये चीज़ें भी हम आपको बताएंगे अपने समर कैंप में। अच्छा, फिर उसके अलावा हम आपको ये बताएंगे कि आप हमारे प्रोग्राम के अंदर बच्चे जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो तशरीफ़ ला सकते हैं, और जब वो यहाँ पर आएंगे तो उनसे कुछ मुकाबले होंगे ज़हनी आजमाइश वगैरह के, ठीक है, सवालन जवाबन मुख्तलिफ चीज़ें होंगी, और जो सवाल जवाब पूछे जाएंगे उन सवाल जवाब में शिफा का मुकाबला होगा बच्चों से। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा मुकाबला होगा बच्चों से, और अवैस जो है वो जज होंगे, रेफरी एम्पायर बल्कि। अच्छा, आसमा है हमारे साथ फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? हम बिल्कुल ठीक ठाक है। आसमा बताएं क्या कहना चाहेंगी समर कैंप के हवाले से? बच्चों को छुट्टियां हो गई हैं, समर आ गए हैं, तो क्या एक्टिविटीज होनी चाहिए उस हवाले से बच्चों की? बताएं, आप बताएं आपके ख्याल में क्या एक्टिविटी होनी चाहिए? आपके कितने बच्चे हैं? में आई एम अ स्टूडेंट। अच्छा, कौन सी क्लास की? BS रिसेंटली मैंने कंप्लीट किया है। तो आप किन बच्चों के लिए पूछ रहे हैं, पहले जरा डिटेल तो बताएं ना, किस एज के बच्चे हैं? मेरी भांजी है एक, छोटी है वो। कितनी एज है? केजी में पढ़ती, केजी में पढ़ती है, उसको तो केजी में ही रखें आप। वो केजी जो है ना वो वैसे ही समर कैंप होता है। बच्चियों को उस एज की सिलाई कढ़ाई सिखाएं, नहीं वैसे कुकिंग उस एज में, डो आटा गूंदना, मैं तो अपनी केजी में सिखाते हैं उसको, वो आता है ना, उनको पहले से ही आता है। वो इतना माओ को देख रहे होते हैं या वो इतना ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि बच्चियों को बड़ा शौक होता है, और इवन उस एज के तो लड़के भी आटा गूंदने और रोटियां बेलने के बड़े शौकीन होते हैं। आप जरा ट्राई कीजिएगा कभी। दो आप क्या करती थी अपने बचपन में समर कैंप में, समर की छुट्टियों में? जो भी देखते हैं वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं। वो देखिए, ये बात आपने बड़ी अच्छी कि बच्चे जो है ना कॉपी करके सीखते हैं, तो आपने उनके साथ मुख्तलिफ ऐसी एक्टिविटीज़ करनी है जिनसे वो सीख सके मुख्तलिफ। फॉर एग्जांपल, अब बच्चों के साथ अगर आप नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो नमाज़ पढ़ना वो सीखते हैं कैसे? माँ बाप के साथ
कॉपी खड़े करते होके, हैं, बिल्कुल। वो बिल्कुल वैसे ही खड़े हो जाते हैं। वो माँ का दुपट्टा अगर बेटी जो है वो बांध रही है या बाप के साथ वो मस्जिद जा रहे हैं, तो ये एक टाइम आपको बड़ा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी मिलेगी। Exactly, ऐसा ही होता है। बच्चों की छोटी छोटी इस तरह की किताबें हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं, उनके साथ छोटी छोटी उर्दू की कहानियां, उर्दू की किताबें, उनसे बच्चे बहुत कुछ सीख बिल्कुल। सकते हैं। थैंक यू आसमा। ये जरूर कीजिए, आप उनके साथ किताबें पढ़ें। और मोहम्मद नज़ीर साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम, कश्मीर से। वालेकुम सलाम मैडम। सर क्या हाल है, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का एहसान बजी, ठीक। आप सुनाए, खैरियत है? ऐसे ठीक है? सब ठीक है। बताइए कि समर कैंप में बच्चों के लिए क्या होना चाहिए, समर वेकेशंस किस तरह से गुजरवाई जाएं बच्चों की? वालेकुम सलाम मैडम। ये है कि साल में बच्चों को जो है एंटरटेनमेंट के लिए 1-2 महीने छुट्टी होती है, तो इनको पहाड़ों में ले जाए। कश्मीर कश्मीर है भाई, हाँ। वाकई वैसे वो कश्मीर से बात कर रहे हैं आप तो। नहीं, कश्मीर तो ले जाएंगे, लेकिन 2-3 महीने कश्मीर नहीं ना गुजार सकते। वो एक चक्कर तो होता ही है, बच्चों के साथ वादे होते के हैं। लिए 5-10 दिन तो इनको देना जी, हाँ। घूमे फिरे। बिल्कुल बिल्कुल, वी एग्री। बिल्कुल, जहाँ जहाँ जो जा सकता है वो वो चले वहाँ जाए। ठीक है। और अगर आप किसी दूसरे शहर नहीं जा सकते तो नानी का घर तो जिंदाबाद है। बिल्कुल, नानी के घर से बेहतरीन तो कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। और वहाँ पे कोई कुछ कह भी नहीं सकता भाई, वहाँ पे एक ऐसा बफर जोन क्रिएट हो जाता है आपके इर्द गिर्द कि माँ बाप भी वहाँ पे जब एंटर होते हैं तो वो भी देख रहे होते हैं कि कब मौका मिले कि इसको कुछ कहें। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो वहाँ पे आप ठीक है बहुत जी। चौड़े होके जो है ना फिर रहे होते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह दित्ता साहब है जी मियाँ चुन्नू से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपको तो शहर का नाम इतना प्यारा है मियाँ चुन्नू, ऐसा लगता है मियाँ चुन्नू को ही समर कैंप में भिजवा दिया जाए, इतना प्यारा नाम है। तो बताइए जी, बच्चों की आपके यहाँ पर क्या एक्टिविटी होती है जी गर्मियों की छुट्टियों में? गर्मियों में जी बच्चे ज्यादातर तो देहातों के बच्चे जी हमारे जो होते हैं वो नारों पे खेलते हैं। हाँ। सोचते हैं कि समर कैंप में कैसे पार्टिसिपेट करें। नहीं, ये समर कैंप ही तो होता है ना। ये समर कैंप वैसे नहीं है कि आप समर कैंप में कहीं भिजवाएं बच्चों को। हम हाँ। बेसिक बात ये कर रहे हैं कि माँ अपने बाप घर पे अपने कैसी बच्चों के साथ एक्टिविटी घर होनी पे चाहिए। क्या एक्टिविटी करते हैं वो हमें सिखाएं थोड़ा सा। जी जी तो आपके बच्चे क्या करते हैं गर्मियों में? जी सर। आपके बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में क्या करते हैं? सर जी बच्चे कुरान शरीफ पढ़ते हैं, लेकिन दूसरा खेलते हैं जी, ट्यूबवेल वगैरह पर नहाते हैं जी, खेलते हैं, और क्या है जी। वेरी बात गुड, है भाई, जबरदस्त। ठीक है। और आप उनके साथ कितना ज्यादा अपना वक्त देते हैं? सर कम वक्त देते हैं, मजदूर आदमी हूँ। अच्छा। ये जरा मुश्किल मामला है। फिर जाहिर है आपकी जो बेगम साहब हैं वो वक्त ज्यादा देती होंगी बच्चों के साथ। जी सर। आपकी जो बेगम है वो बच्चों के साथ ज्यादा वक्त गुजारती होंगी ना? जी जी, वो उनकी वालदा हैं जी, मेरी बीवी वो सर। हाँ, देखिए अल्लाह ताला जो है वो माँ बाप का साया हमेशा बच्चों पर रखे, और आप अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं, वो माँ अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही हैं। थोड़ा सा कोशिश करें कि जितना टाइम निकाल सकते हैं बच्चों के लिए वो निकालें। बहुत शुक्रिया अल्लाह देता साहब, ज़बरदस्त। अल्लाह ने आपको नाम इतना खूबसूरत दिया, अल्लाह देता इतना अच्छा। इस नाम की कितने ज़बरदस्त मीनिंग है, इतना क्यूट सा नाम है ये, अल्लाह देता, अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ गिफ्ट, यूँ कह लीजिए। नाम है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ठीक है जी, तो ये समर कैंप हमारा होना है, और आज हम अपने समर कैंप का जो इफ्तिताह कर रहे हैं। इफ्तिताह करें आज से। कौन? सफ़िया साहिबा है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? हम बिल्कुल सेट हैं, और गर्मियों की छुट्टियां आ गई हैं। हमें मेरा भी दिल ललचा ही गया है गर्मियों की छुट्टियां आ जाए मेरी भी। लेकिन ये बताएं कि आप बच्चों के साथ किस किस्म की एक्टिविटीज करने की ख्वाहिशमंद होती हैं या कोई प्लान करती हैं जब गर्मियों की छुट्टियां आ रही होती हैं? तो मैं ये अपनी तारीफ खुद नहीं करती, लेकिन मेरी अच्छी बात ये है कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। सुबह ठंडा होता है, फजर के लेके ना जो ठंडी ठंडी धूप का उसको बेहतरीन यूज कर सकते हैं। और सुबह बड़ा अच्छा होता है ना, गर्मी होती है, आप बाहर निकलें, खेलें, सारे उस टाइम को यूज करें, और जब ठंडा हो जाता है तब यूज करें। जो चीजें बाहर से चाहिए वो लिखते रहे, ठंडे टाइम में लेने जाएं, और दोपहर के टाइम को सो के यूज करें, और बच्चों को खूब खेलने दें, खुद भी खेलें। जितना खेलेंगे अच्छा हेल्दी दिमाग पैदा होगा, जैसे कि हमारे पुराने वजीर आजम का था। है अच्छा भाई, वाह वाह, सबके दिमाग जो है वो अल्लाह ताला बेहतर करे। वेरी गुड, जबरदस्त, थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये टाइम यूटिलाइजेशन, मॉर्निंग टाइम यूटिलाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। और फिजिकल एक्टिविटी, आपका जो माइंड है वो एक्टिव होता है उस वक्त, ताज़ा आबो हवा। वैसे मैं तो नहीं हूँ एक मॉर्निंग पर्सन, अदर देन द प्रोग्राम जो कि हमारा मॉर्निंग का है, लेकिन उसके अलावा जो आपका मॉर्निंग टाइम है वो आपकी बॉडी में ऐसे कुछ हार्मोन्स को जन्म देता है कि जो आपकी सेहत के लिए मुस्तफीद होते हैं। तो चलो जी,
सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, फिर अपने सेगमेंट शुरू करते हैं। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले किताबों की बात की जाए या फिल्मों की बात करें? शिफा आप बताएं कि क्या किया जाए। मेरा पहले फिल्मों से आगाज कर लेते हैं हम। फिल्मों से आगाज है पहले फिल्में भाई, फिल्में बड़ी चलती है ना। चलें जी, हमारे साथ हारून शोएब साहब मौजूद हैं जो कि फिल्म एनालिस्ट हैं, और उनसे हम जानेंगे कि भाई बच्चों को कौन सी फिल्में ऐसी हैं जो कि दिखाई जा सकती हैं। रोजाना की बुनियाद पे हम आपको एक दो फिल्में दिखा बताएंगे। ठीक है जी, तो बात करते हैं जी हारून शोएब साहब से। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छी गुजर रही हैं बच्चों की छुट्टियां भी और वालिदैन की भी, एंड आई होप बोथ ऑफ यू आर आल्सो हैविंग फन डूइंग द प्रोग्राम। बिल्कुल हम भी ठीक ठाक हैं, और वालिदैन जिन्होंने आपको सुना है वो भी फिलहाल तो ठीक ही होंगे। अभी छुट्टियों का आगाज है, अब इख्तिताम कैसा रहता है वालिदैन के लिए ये बताना होगा बाद में। लेकिन ये बताइए कि आज आगाज आप कौन सी 2 फिल्म्स बताकर हमारे साथ कर रहे हैं, और कौन सी ऐसी मूवीज हैं जो बच्चों को देखनी चाहिए? अच्छा जी, तो आज हम 2 रिकमेंडेशंस और लेकर आए हैं बच्चों के लिए भी, और दीज आर फैमिली फिल्म्स, तो जाहिर है बड़े भी उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो जो हम उर्दू फिल्म जिसकी हम बात करेंगे उसका नाम है सावन, और जो हम इंटरनेशनल फिल्म सेलेक्ट करके लाए हैं वो एनिमी के शायकीन जो हैं बच्चे और बड़े भी, उनके लिए वो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, और उसका नाम है द कैट रिटर्न्स। तो ये 2 फिल्में हैं जिनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। अच्छा चले, इंटरेस्टिंग। तो सबसे पहले एक काम करते हैं ना, उर्दू फिल्म के बारे में आप जरा बताएं हमें कि ये किसने जो है वो लिखी, क्या इसका मतलब स्टोरी क्या है, कंटेंट क्या है, खास बात क्या है, क्यों ज़रूरी है कि बच्चे ये फिल्म देखें? सावन एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म इसलिए है क्योंकि ये पाकिस्तान की अपनी होम प्रोडक्शन है, और ये 90th जो एकेडमी अवार्ड्स हैं उसमें पाकिस्तान की तरफ से भेजी गई थी। ऑफ कोर्स नॉमिनेट नहीं हुई थी, लेकिन ये है कि इससे पता चलता है कि कितनी अहम फिल्म है पाकिस्तान में बच्चों के हवाले से। और ये एक बच्चे की कहानी है जिसका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, और उसकी कहानी, फिर इसमें एक्टर्स भी कुछ सलीम मिराज साहब इसमें आपको नज़र आएंगे, इसमें टीपू शरीफ नज़र आएंगे, इसमें और भी जो कुछ जाने पहचाने हमारे एक्टर्स हैं वो भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चा सेंट्रल रोल अदा कर रहा है उसकी एक्टिंग बहुत खूबसूरत है। आप ये देखिए कि पाकिस्तान के रूरल एरियाज़ का अंदाज़ा होता है आपको। जो बच्चे शहरों में रहते हैं या दूसरे इलाकों में रहते हैं पाकिस्तान के, वो जानेंगे कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान में या जो दूसरे सहराई इलाके हैं जहाँ पर ज़िंदगी शायद इतनी आसान नहीं है, वहाँ पर बच्चों को किस किस्म के चैलेंजेस का सामना रहता है, कम्युनिटीज़ किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं और उनकी क्या स्ट्रगल्स हैं। तो ये एक बड़ी खूबसूरत फिल्म है। फिर सिनेमाटोग्राफी इसकी बहुत खूबसूरत है, यानी जिस तरह इसको पिक्चराइज़ किया गया है, जिस तरह इसके शॉट्स लिए गए हैं, जो लैंडस्केप, जो बैकड्रॉप कहानी का है वो बहुत खूबसूरत है। सो आई एम श्योर कि ये भी बच्चे इस फिल्म को देखकर बहुत एंजॉय करेंगे। सो सावन मेरी दूसरी रिकमेंडेशन है, जो कि एक पाकिस्तानी फिल्म है। इस हफ्ते आप वक्त निकालें और ये दोनों फिल्में, द कैट रिटर्न्स जो कि एक एनिमी फिल्म है, और सावन जो कि एक पाकिस्तानी फिल्म है और बहुत खूबसूरत फिल्म है, ये 2 फिल्में अगर आप देखें तो आपको आपका वक्त भी अच्छा गुजर जाएगा, लेकिन बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा इन फिल्मों सीखने को भी मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा, अब अगर हम इंग्लिश फिल्म की बात करें कि कैट रिटर्न्स जो है, इसके बारे में बताएं, इसमें किस किस्म की स्टोरी है, कंटेंट क्या है, और क्यों बच्चों को ये फिल्म देखनी चाहिए? तो जो इंटरनेशनल फिल्म जिसके बारे में मैं आज आपको बता रहा हूँ वो एनिमी एक फ़िल्म है। एनिमी आप लोगों को पता है, जापानीज़ स्टाइल ऑफ एनिमेशन में ये फिल्में बनती हैं और दुनिया भर में मकबूल हैं, और पाकिस्तान में भी उसके बहुत से शायकीन हैं, बच्चे ख़ास तौर पे उसको बहुत शौक से देखते हैं। तो द कैट रिटर्न्स मेरी रिकमेंडेशन है एनिमी सीरीज़ की, जो कि आई एम श्योर कि जो लोग एनिमी फिल्मों को फॉलो करते हैं वो तो जानते ही होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी भी वो भी ज़रूर देखें। ये फिल्म है अबाउट अ यंग गर्ल, 17-year-old गर्ल जिसका नाम है हारू। अच्छा। और एक बिल्ली के बारे में जो लूना एक कैट है, और वो एक ट्रक के नीचे आने लगती है और हारू जो है उसको बचा लेती है, और वो फिर पता चलता है कि लूना जो है वो एक्चुअली एक प्रिंस है और वो कैट किंगडम का शहज़ादा है, और फिर वो लूना को जो है अपने साथ ले जाता है कैट किंगडम में, और फिर वो वहाँ जाकर हारू को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें भी फीलाइन जो तरीके हैं और एक्टिविटीज़ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वो अडॉप्ट करना शुरू करती है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और इसमें बहुत सारे ह्यूमन इमोशंस को बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सप्लोर किया गया है। और फिर एनिमी का एक अपना स्टाइल है एनिमेशन का, वो जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जो बच्चे आर्ट से भी लगाव रखते हैं उनके लिए ख़ास तौर पे ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि वो देखें कि एनिमी डेवलप किस तरह की जाती है। एनिमी एनिमेशन का एक पर्टिकुलर स्टाइल होता है, उसके अंदर एक सर्टन कलर की पैलेट होती है, तो वो सब कुछ इसको बहुत इंटरेस्टिंग बना देता है।
तो ये मेरी रिकमेंडेशन है कि बच्चे अगर जब भी मौका मिल रहा है ये ज़रूर फिल्म देख लें। इंटरेस्टिंग है भाई, दोनों फिल्में बड़ी इंटरेस्टिंग जो रिकमेंड की हारून साहब ने। ऐसे तो फिल्म एनालिस्ट नहीं बन गए ना। ऐसे नहीं बन गए, बिल्कुल एक काम पे उबूर इनको है। और जो कैट रिटर्न्स है उसका मैं अभी देख रही थी, वैसे ही मैंने गूगल खोला तो $65 मिलियन उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर उस वक्त जाहिर है वो कमाए। और अच्छा एनिमेशन में वैसे ही आजकल बच्चों का बड़ा इंटरेस्ट है, तो ये जापानीज एनिमेशन जो है वो एनिमी, ये भी एक अलग बड़ी फील्ड है, बड़ा डोमेन है अलग, इसके ऊपर बात होनी चाहिए, बच्चों को देखना चाहिए। अच्छा जी, अब जरा किताबों की तरफ चले जाते हैं। अब हम आपके डोमेन की तरफ आ जाते हैं। नहीं, मेरा डोमेन फिल्में भी है, मैं भी शौक से देखता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं देखता हूँ, लेकिन ये कि दोनों चीजें होनी चाहिए सीखने के लिए। अच्छा बेसिकली रीडिंग एक्सरसाइज भी जरूरी है, आपका माइंड एनालाइज करता है वर्ड्स को, चीजें। हाँ, और मेरा मानना ये है कि देखें, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई विजन है ना और आपको पता है कि आपने क्या करना है, कहाँ पहुँचना है, तो फिर आप फिल्में भी उसी तरह की देखते हैं, आप अपने दोस्त भी वैसे ही बनाते हैं, आप किताबें भी वैसे ही पढ़ते हैं, आपकी ज़िंदगी उसी चीज़ के हवाले से उसी के गिर्द घूमना शुरू हो जाती है। तो ये सिलसिला है जी। अच्छा, किताबों के हवाले से बात करते हैं। मुशर्रफ अली फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, राइटर भी हैं और किताबों के हवाले से काफ़ी उबूर रखते हैं। उनसे बात करते हैं कि बच्चों को कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम मुशर्रफ साहब, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक जनाब, बहुत शुक्रिया मदू करने का मुझे। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया हमें इतने अहम सब्जेक्ट पर। आज कौन सी 2 बुक्स के बारे में आप हमें बता रहे हैं? जी, आज हम जिन 2 किताबों के बारे में बात कर रहे हैं उसमें से एक का नाम है पोदने ने बदला लिया, ये एक बड़ी मशहूर लोक कहानी है, और दूसरी किताब अंग्रेज़ी की है जिसका नाम है द अमेजिंग मुस्टैशेस ऑफ मुचंदर द आयरन मैन एंड अदर स्टोरीज। ये 5 स्टोरीज का कलेक्शन है। इंटरेस्टिंग है। पोदने ने बदला लिया, तो सबसे पहले हाँ, ये उर्दू की जो किताब है, सबसे पहले इसके बारे में बताएं, किसने लिखी है, क्या कंटेंट है, क्यों बच्चों को पढ़नी चाहिए, डिटेल्स बताएं ना इसकी। जी जनाब, तो आज जिस उर्दू की किताब के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है पोदने ने बदला लिया। ये एक बहुत ही मशहूर लोक कहानी है जिसकी बहुत सादा सी कहानी है कि एक पोदना और पोदनी, जो कि बहुत छोटे छोटे परिंदे होते हैं, जंगल में रहते थे, और एक दिन पोदनी को बादशाह पकड़ के ले जाता है और पोदना उसको छुड़ाने के लिए मुहिम पे निकलता है, और रास्ते में उसको कई चीज़ें मिलती हैं, बिल्ली, शेर, आग, पानी, चींटियाँ, और ये सब उसकी मदद पे आमादा होते हैं और उसको लेकर ये जाता है और पोदनी को छुड़ाने की कोशिश करता है। तो ये इसकी कहानी है, और इसकी ख़ास बात यह है कि ये कहानी हर जगह पर मकबूल है, जहाँ पे भी आप चले जाएं वहाँ पे लोगों ने सुनी हुई होगी। पूरे बर सग़ीर में बहुत मशहूर पॉपुलर कहानी है ये, और इस पे कई मरतबा इसको आप घर वाले जब किसी ज़माने में नानी दादी सुनाया करती थी तो उस ज़माने में वो सुनाते थे, उसके बाद फिर कैसेट कहानी का दौर आया, उसमें ये अवेलेबल थी, और फिर हमने इसको अब किताब की सूरत में अवेलेबल। ज़बरदस्त, बचपन की यादें ताज़ा। भाई मुझे तो कैसेट कहानी से ऐसा कोई जुनूनी इश्क था कि मेरे तो गाड़ी में जब कहीं जा रहे हैं मेरे पेरेंट्स और मैं, ज़ाहिर है हम अब सुन रहे हैं तो मैं तो एंटरटेन हो रही हूँ, वो शदीद तंग हो रहे हैं, बार बार रिवाइंड करके हम वो सुन रहे हैं, लेकिन वो ऐसा मेरी मेमोरी है कि भाई वो कैसेट कहानियाँ सबको सुनानी चाहिए, ढूंढने कहीं ना कहीं से यूट्यूब पर ढूंढने कैसेट कहानी। अच्छा सर, अंग्रेजी किताब बताएं कौन सी है, उसकी क्या डिटेल्स है? अच्छा, आज की जो किताब हम अंग्रेज़ी की डिस्कस कर रहे हैं वो मैंने लिखी है, इसका नाम है द अमेजिंग मुस्टैशेस ऑफ मुचंदर द आयरन मैन। ये स्कूल्स में पॉपुलर है। इसमें 5 कहानियाँ हैं, जिसमें पहली कहानी मुचंदर साहब की जिनकी तस्वीर ऊपर बनी हुई है। ये मुचंदर साहब जो होते हैं सर्कस में काम करते थे और अपनी मूँछों से वज़न उठाते थे, चीज़ें घसीटते थे, करतब दिखाते थे, और एक दिन ये होता है कि ये बूढ़े हो जाते हैं काम करते करते और सर्कस से इनकी छुट्टी हो जाती है। तो अब इनके एक मुश्किल इन पर वक्त आता है, क्योंकि इनको सारी ज़िंदगी सर्कस में काम करने की और वाह वाह सुनने की आदत थी, तो अब वो चीज़ नहीं रही। तो अब ये जो है दोबारा से कोई नए सिरे से सर्कस में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, जिसमें उनकी मूछें उनकी क्या मदद करती हैं, ये इस कहानी के अंदर है। तो इस तरह इसमें कुछ और भी कहानी है, जिसमें एक मेमने की कहानी है जिसको बहुत खाने पीने का शौक था, और वो उसको बहुत मोटा होने का शौक है। बड़ी इंटरेस्टिंग कलेक्शन ऑफ स्टोरीज इसके अंदर है सर। आप कह रहे हैं कि इसमें जबरदस्त जरूर पढ़नी चाहिए जी। बच्चों, किताबें पढ़ो, फिल्में देखो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी अच्छी फिल्में देखो, और हमारा प्रोग्राम देखते रहो। हम रोजाना बताएंगे कि कौन सी किताब आपने पढ़नी है और कौन सी फिल्म आपने देखनी है। समर कैंप वाला सेगमेंट हमारा अभी जारी है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह
वेलकम बैक जी। क्योंकि हम समर कैंप कर रहे हैं और बच्चों की लर्निंग के लिए और बच्चों की डेवलपमेंट के लिए हमारे ये खुसूसी सेगमेंट्स और खुसूसी प्रोग्राम्स का सिलसिला जारी है। खास तौर पर हम प्रॉब्लम्स पर भी डिस्कशन करना चाहेंगे जो बच्चे फेस करते हैं और फिर बच्चों के थ्रू उनके पेरेंट्स भी फेस करते हैं और दोनों को ये समझ नहीं आ रही होती कि उसको हैंडल कैसे करना है। अब एक गेम डेवलपर है हमारे साथ, बोर्ड गेम डेवलपर है नशरा बालागाम वाला, और इन्होंने पूरा नाम दोबारा ले। नशरा बालागाम वाला। बालागाम वाला, बालागाम वाला, जैसे ओवैस मंगल वाला वैसे नशरा बालागाम वाला। ये आप अंदाजा लगा लें कि ये किस कम्युनिटी के टैलेंटेड लोग आपके इर्द गिर्द बैठे हुए। शिफा, ये सोचें आप। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरी आंख पड़ी थी नशरा पे, मेरी आंख पड़ी थी तो मैंने नशरा को जो है वो ढूंढ निकाला। लेकिन नशरा का काम ही इतना जबरदस्त है, उन्होंने बनाई है जी एक बड़ी जबरदस्त गेम, और वो बच्चों के लिए उन्होंने डेवलप की है ताकि बच्चों को कुछ खास मसाइल जो पेश आते हैं उससे बच्चे डील कर सके और उस मसले को आइडेंटिफाई कर सके कि ओके समथिंग इज नॉट रॉन्ग, समथिंग इज नॉट राइट अराउंड देयर सराउंडिंग्स। अस्सलाम वालेकुम नशरा। अस्सलाम वालेकुम जी। ठीक, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये जो गेम का जो बॉक्स है ये जरा उठा के दिखा दें कि भाई ये क्या नाम है इस गेम का और इस गेम को डेवलप करने का मकसद क्या था? मॉन्स्टर हंट। जी, ये गेम है मॉन्स्टर हंट। ये एक कार्ड गेम है जो बच्चों को जिस्म की हिफाजती सिखाती है और उनको जिनसी ज्यादती से बचाती है। वेरी गुड, ओके। अच्छा, अब ये जो गेम आपने चूंकि डेवलप की, आप बोर्ड गेम्स ही डेवलप करती हैं जी? कोई खास क्वालिफिकेशन होती है इसकी या क्या होता है? ये भी मेरी क्वालिफिकेशन यही है कि मैं बोर्ड गेम्स डिजाइन करती हूँ फॉर सोशल जस्टिस, फॉर सोशल इम्पैक्ट। तो कोई भी ऐसे कोई टॉपिक्स हों जिससे दुनिया में थोड़ी हम बेहतरी कर सकते हैं, उसके लिए मैं गेम। क्योंकि बोर्ड गेम्स हम यूजुअली जो खेलते थे बचपन में, लूडो खेल लिया, स्क्रैबल खेल लिया, ड्राफ्ट खेल लिया, मोनोपोली खेल लिया। मोनोपोली से तो फिर भी थोड़ा सीखते थे जरा, और मेमन बच्चे तो मोनोपोली वाले ही होते हैं, आपको पता है, पैसों की जिंदगी उनकी ऐसा ही है। या स्क्रैबल से हम सीख लेते थे कि किस तरीके से वर्ड्स बनाने। तो अब मॉन्स्टर हंट बच्चों को अपना जिस्म की हिफाजत करना सिखाता है। जी, एब्सोल्युटली। तो मैं पहले एक्चुअली बोर्ड गेम्स डिजाइन करती थी, जहाँ पे मोनोपोली बनी है जिस कंपनी ने, हैसब्रो, मैं वहीं काम करती थी। तो इनिशियली मैंने वहीं से शुरू किया, बट फिर मेरा इंटरेस्ट ये हो गया कि कुछ और करते हैं। लेकिन जो बोर्ड गेम्स की डेवलपमेंट है उसमें किस तरह से इम्पैक्ट का तयन किया जाता है कि भाई अगर हम ये स्टेप रखेंगे इसमें तो इसका इम्पैक्ट ये होगा, ये स्टेप्स रखने ज़रूरी हैं? ये कैसे डिसाइड होता है कि गेम को किस डायरेक्शन में लेके जाना है और क्या क्या स्टेप्स इंक्लूडेड होंगे इसमें? तो हर गेम बहुत फ़र्क होती है, बिकॉज ऑब्वियसली इट डिपेंड्स कि आपका पर्पस क्या है, राइट? इसमें मेरा पर्पस था बच्चों को ये हिफाजती सिखाना वगैरह। तो इसका फर्स्ट स्टेप था रिसर्च। बहुत महीनों तक मैंने काफ़ी रिसर्च की कि हमें बच्चों को सिखाना क्या चाहिए, पेरेंट्स को क्या सिखाना चाहिए, टीचर्स को क्या सिखाना चाहिए, और जो ये अब्यूजर्स होते हैं उनके टैक्टिक्स क्या होते हैं, वो करते क्या हैं, वो कैसे करते हैं, और फिर अकॉर्डिंगली मेरे स्टेप्स बने। सो जैसे ये गेम जैसे वर्क करती है, काफ़ी सिंपल है, राइट? एक काम करते हैं, मैं खेल के दिखाते हैं, मैं आ जाता हूँ। चलें जी। अच्छा, एज अप्रोप्रिएट क्या है मिसाल के? एज तो एक्चुअली एजेस 4 through 10 है, मगर आप फिर 4 year old बन जाएं, आप फिर आप फिर पेरेंट बन जाएं, क्योंकि ये जो गेम है वो प्ले होती है बिटवीन अ चाइल्ड एंड अ पेरेंट, और अ चाइल्ड एंड अ केयर गिवर, टीचर, एनीवन। सही है। तो अम्मी मैं आ जाऊँ उस तरफ? आजा बेटा, तू आजा। जी, आजा बेटा। थैंक यू अम्मी। जी बताएं। ओके, अब मेरे सामने गेम है जी। सो वेरी सिंपल, पहले एक ये रूल बुक और बॉडी सेफ्टी की बुकलेट है, ठीक है? तो ये एज पेरेंट, केयर गिवर या पेरेंट, आप पहले तो एक ये जैसे नोट है आपके लिए कि रेट्स ऑफ अब्यूज कितने हैं, कि मेमन ने डेवलप किया ना, नोट जरूर निकलेंगे इस गेम में। मैं बता रहा हूँ आपको भाई, ये होगा, ठीक है? कि जैसे हर दुनिया में हर 4 लड़कियों में से 1 लड़की अब्यूज होती है बिफोर द एज ऑफ 18। स्टेटिस्टिक्स इतनी हाई हैं। और फिर एक्चुअली क्या लाइफ लॉन्ग इफेक्ट्स होते हैं ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, ईटिंग डिसऑर्डर, सुसाइड अटेम्प्ट्स भी एक्चुअली 10 to 13 टाइम्स ज़्यादा हो जाते हैं फॉर चिल्ड्रन दैट आर अब्यूज्ड। सो ये पेरेंट्स को समझाने के लिए कि इतना इंपॉर्टेंट है कि वो बच्चों को सिखाए, राइट? एंड एक्चुअली अच्छी एक न्यूज़ जो है दुनिया में ये है कि 95% जो अब्यूज है वो एक्चुअली रोका जा सकता है सिर्फ एजुकेशन से। सही है। सो फिर पेरेंट जो है आफ्टर दे रीड द नोट, ये वो बॉडी सेफ्टी एजुकेशन है बच्चों के लिए। तो वो उन्हें बेसिक्स ये सिखाएंगे जैसे कि व्हाट आर प्राइवेट पार्ट्स, ठीक है, हु कैन लुक एट और टच देम, कंसेंट क्या होता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, गुड सीक्रेट्स, बैड सीक्रेट्स, ऐसी चीजें बहुत बेसिक सिंपल वर्ड्स में, सिंपल ड्राइंग्स के साथ। ये देखें यहाँ पर ये सवाल पूछा गया है, बच्चों को समझाना है लेकिन पेरेंट्स ने बताना है कि हुज प्राइवेट पार्ट्स कैन यू लुक एट और टच? नो वन।
कोई आपका इतने करीब नहीं आ सकता। फिर है व्हाट इज कंसेंट। कंसेंट क्या है, यानी कि जब आप किसी को इजाजत देंगे तब ही वो अलाउड है आपके करीब आने के लिए, अदरवाइज नोबडी कैन कम क्लोजर टू यू। अच्छा, व्हाट इज अ बॉडी बाउंड्री और अ बॉडी बबल। अच्छा, बॉडी बबल क्या है? बॉडी बबल इज इफ यू गो लाइक दिस, तो अगर आप इस एरिया में बच्चों को ऐसे सिखाते हैं कि आप ऐसे करो, सो दिस इज द एरिया जो आपकी परमिशन के अलावा कोई नहीं आ सकता। और अगर कोई आए तो आपको, हमें बच्चों को जरूरी है सिखाना, क्योंकि आप नोटिस करेंगे कभी कभी बच्चे होते हैं, कोई एक अंकल आता है कमरे में और वो थोड़ा घबरा जाते हैं, और फिर वालिदैन क्वाइट ऑफ्टन पेरेंट्स बच्चों को प्रेशराइज करते हैं कि आप जाओ हग करो, मगर अगर वो बच्चा नहीं करना चाह रहा है, शायद कोई रीजन है, तो हमें समझना चाहिए। या अगर उस अंकल ने कुछ नहीं भी किया हो तो बच्चा अगर कंफर्टेबल नहीं है तो बच्चे को कंफर्ट लेवल दें उसका। बिल्कुल सही। अब इसको खेलते कैसे हैं भाई, इस पर आए जरा। ठीक है, तो ये हमने बेसिक बॉडी सेफ्टी कर, गुड सीक्रेट्स, बैड सीक्रेट्स क्या होती हैं, यू नो, ये बिल्कुल सही। अब ये हो गया, तो अब ये रूल्स मैं आपको बस, अब मैं बच्चा हूँ भाई 4 साल का, चले आप मुझे बताएं करना क्या है मुझे। तो आपके पास ये 10 टॉयज हैं, इनमें से आप 3 चूज करें जो आपको पसंद आता है। ये एक ये वाला ले लेता हूँ मैं, आई थिंक ये रैबिट टाइप की कोई चीज़ है। ओके, ओह वेरी गुड, ये जहाज भी बना हुआ है, ये भी मैं ले लेता हूँ। ट्रेन वैसी भी अच्छी है। नहीं, मैं बच्चा हूँ ना, बच्चों को खेलने, माँ बाप बीच में पड़ जाते हैं भाई, बच्चे को खेलने दो। अच्छा, और फुटबॉल। ये अम्मी ये नहीं सुधरेंगे, ये वो अम्मी जो नहीं सुधरती है। ये घोड़ा ले लेते हैं, ये अच्छा, ये यूनिकॉर्न। ये मेरी बेटी को आजकल बड़ा पसंद आया हुआ है, यूनिकॉर्न। तो बस अच्छा, उधर दिखा भी दे कैमरे पे। ये यूनिकॉर्न, ये मैंने 3 ले लिए। वो क्या है? एक ये रैबिट लिया मैंने, एक ये जहाज लिया मैंने, और एक ये यूनिकॉर्न ले लिया मैंने। अब बताएं अब करना क्या है इनका। जी, अब आपको अपने 3 टॉयज मॉन्स्टर्स से बचाने हैं। मॉन्स्टर से बचाने हैं, सही है, डन, वेरी गुड। अब आपको 3 कार्ड्स मिलेंगे, ठीक है? ओके। अब इन 3 में से आपने माँ, ये जो पेरेंट है वो या तो आपको पढ़ के देगा, या फिर अगर बच्चा है जो खुद पढ़ सकता है वो खुद पढ़ लेगा। ठीक है। अब बच्चे को चूज करना है कि इन 3 में से मॉन्स्टर कौन सा है, क्योंकि 2 जो हैं वो फ्रेंड्स हैं और एक के पीछे एक मॉन्स्टर बना। अच्छा, ठीक है। तो हम अब एक चूज करना है कार्ड। जी नहीं, तो पेरेंट तीनों पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हमारे पास बच्चे को पढ़ के सुनाएंगे जी, और फिर बच्चा चूज करेगा कि, हाँ जी, और बच्चा चूज करेगा, उसको हंट करना है कि मॉन्स्टर कौन है। ओके, आई विल गिव यू अ लॉलीपॉप इफ यू शो मी व्हाट इज अंडर योर शर्ट। यस, आई वांट अ लॉलीपॉप। यस, आई वांट अ लॉलीपॉप। फिर अगला है आई गॉट यू सम कैंडी फॉर बीइंग अ ग्रेट। आई वांट कैंडी। इस पे अब ऐसी कोई चीज नहीं है, देखें आपको आइडेंटिफाई कर दिया है मैसेज ने। यू डिड अ ग्रेट जॉब, हियर इज अ लॉलीपॉप फॉर यू। अब ये दोनों मैसेजेस बड़े सेफ साउंड कर रहे हैं कि मैं आपके लिए कैंडी लाया हूँ क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं, बस दैट्स इट। इधर मैसेज खत्म हो गया। तो हाँ, और दूसरा जो पहला वाला था जो प्रॉब्लमैटिक मुझे लगा वो ये है कि आई विल गिव यू अ लॉलीपॉप इफ यू शो मी। बहुत ज्यादा हेल्पिंग कर रही हैं। अच्छा, मैं लोगों को समझा। अच्छा जी, हम लोगों के मदर बन जाते हैं। लेकिन ठीक है, हाँ सही है। अब बच्चे ने चूज करना है कि कौन सा मॉन्स्टर है, तो अगर वो बोलता है ये मॉन्स्टर है, तो वो टर्न करे और देखे यहाँ एक और पार्ट आ जाता है, जो बच्चा जो मॉन्स्टर जो है, बिकॉज इन रियल लाइफ सिचुएशंस जब बच्चे को कभी लगता भी है कि यू नो कुछ मॉन्स्टर ये गलत चीज है, तो वो जो परपेट्रेटर होता है, जो मॉन्स्टर अब्यूजर होता है, वो एक्चुअली बच्चे को कन्विंस करता है कि बच्चे की गलती है या कोई उसका दोस्त नहीं होगा, ये सब सोचेंगे कि बच्चा झूठ बोल रहा है। तो ये एक और पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग है कि अब ये जब बच्चा ये पकड़ता है और ये देखता है, तो मॉन्स्टर उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रहा है। तो ये अब मॉन्स्टर कह रहा है दैट्स सो शेमफुल, यू शुडंट टेल एनीवन। ठीक है, टैक्टिक है ये एक तरीके से। तो अब इस टाइम पे बच्चे को एक एक्सक्यूज निकालना पड़ेगा टू एस्केप द सिचुएशन, कि मैंने जाके अपना होमवर्क करना है या मैंने जाके अपने दादी से मिलना है, खाना खाना है। बिल्कुल। और जब बच्चा कम अप विद एन एक्सक्यूज, आई हैव टू गो आउट एंड प्ले, ठीक है। सो एट दिस पॉइंट जो पेरेंट है वो ये मॉन्स्टर कैप्चर कर देगा। ठीक है, अब पेरेंट है मॉन्स्टर कैप्चर। अब इसका पर्पस ये है कि वो चाइल्ड और पेरेंट में सेफ्टी भी हो, कि अगर मैं अपने पेरेंट को कभी बताऊं कि कोई मेरी जिंदगी में मॉन्स्टर है, मेरा पेरेंट उन्हें पकड़ लेगा और मेरे पास 2 फ्रेंड्स रह जाएंगे। जी, अच्छा, ये देखें, ये 2 फ्रेंड्स आ गए इसके, जबरदस्त, वेरी गुड। हाँ, फ्रेंड 1। यानी आप पॉजिटिव चीज चूज कर रहे हैं तो आपको फ्रेंड्स मिल रहे हैं, और अगर आपने मॉन्स्टर चूज किया तो अब आपको पता चल गया कि इसके पीछे मॉन्स्टर है, अब आपको उसकी एस्केप करने के लिए कोई बहाना बनाना पड़ेगा। वेरी गुड, जबरदस्त। टॉयज का पर्पस है, हाँ, ये इनका क्या होगा कि अगर ये मॉन्स्टर जो था वो आपने गलत चूज किया, तो बच्चे ने गलत चूज किया, तो इसका मतलब कि मॉन्स्टर
अब तक है यहाँ, और वो बच्चे का टॉय खा जाता खा सकता है मेरा टॉय। तो उन्होंने 5 मॉन्स्टर्स पकड़ने हैं उससे पहले कि मॉन्स्टर उनके टॉयज खाए। वेरी गुड, जबरदस्त, इंटरेस्टिंग, जबरदस्त, मजा आया। अब ये जो है ये किस एज के लिए है? ये एजेस 4+ के लिए है, बिकॉज एक्चुअली दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज जहाँ आप अपने बच्चों को सिखाना शुरू करें, बिकॉज ये जो अब्यूज होता है ज्यादातर एजेस 5-6 अर्ली एज पे शुरू होता है, एंड ज्यादातर जो अब्यूज होता है वो एट द हैंड्स ऑफ फैमिली मेंबर्स होता है, वो एट द हैंड्स ऑफ पीपल दैट यू नो होता है, राइट। एंड हमारी एजुकेशन जो है वो स्ट्रेंजर डेंजर के बारे में सिखाती है कि वहां ना जाना, वो आपको बोलेगा कि मैं आइसक्रीम दूंगा और आपको अबडक्ट कर किसी से कुछ लेना लेना, वो इतना नहीं होता है दुनिया में जितना एक्चुअल लोग जो हम जानते हैं वो अब्यूज करते हैं। तो इसलिए एट अ यंग एज पेरेंट्स को अपने बच्चों को प्राइवेट पार्ट्स के बारे में सिखाना बहुत बहुत जरूरी है। बबल स्पेस, बबल स्पेस, ये सब एक्चुअली रिसर्च भी है जो कहता है कि अब्यूजर्स जो हैं वो उन्होंने खुद एडमिट किया है कि जिन बच्चों के पास ये फुल एजुकेशन है उन्हें हम अब्यूज करना नहीं चाहते, हम उनसे दूर रहते हैं क्योंकि हम पकड़े जाएंगे। तो इस सारी गेम का फीडबैक आपको कैसा मिला जब बच्चों के साथ आपने खेली जी और पेरेंट्स के साथ आपने खेली? दोनों का फीडबैक बताइए। जी एब्सोल्युटली। तो बच्चों को कितनी समझ आई और पेरेंट्स को? पहला बच्चा जिसने खेला था वो मेरी नीस थी, ठीक है, तो उन्होंने तो ऑब्वियसली उनको तो पसंद आनी थी, उनकी खाला ने बनाई थी, बट उन्होंने एक्चुअली कहा कि कैन आई बाय 20 ऑफ दीज गेम्स, आई वांट टू सेव ऑल माय फ्रेंड्स। अच्छा, टू गिफ्ट इट। उस स्टेटमेंट से मुझे दिल पे वो इतनी बात मुझे लगी कि आई वाज लाइक, यू नो, दिस चाइल्ड आल्सो नोज। एंड हाउ ओल्ड इज शी? शी वाज 6 एट द टाइम। चलो ठीक है, वेरी क्लोज टू द एज जिसकी इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट, उसकी वजह से तो मैंने बनाया है एक्चुअली, बिकॉज यू नो आई हैड फ्रेंड्स दैट आर सर्वाइवर्स ऑफ अब्यूज एंड ये वो, एंड देन आई वाज लाइक ये मेरी छोटी बच्ची है, इसे मैंने बचाना है, तो इसके लिए गेम बनाती हूँ। एंड देन आई वाज लाइक थ्रू दिस मैं अब ये बच्चे कहाँ से ले सकते हैं ये गेम? पेरेंट्स कहाँ से ले सकते हैं ये गेम? ये दराज पे अवेलेबल है, तो अगर कोई भी मॉन्स्टर हंट गेम टाइप करे उन्हें मिल जाएगी इजीली। चलें, जबरदस्त, बेहतरीन। नशरा, वेरी गुड, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ा ज़बरदस्त ये एफर्ट किया है और हम तो कोशिश करते रहेंगे कि इस तरह की एफर्ट्स को लेकर आते रहें आपके सामने। अब देखें ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसे, वो ये वाला भी कार्ड, लेट्स प्ले शो एंड टेल, आई विल शो यू माई बॉडी इफ़ यू शो मी योर्स, वो मॉन्स्टर निकला उसके अंदर से। ये सारी चीज़ें बच्चे सीख सकते हैं और ये सिखाना बच्चों और ये गेम भी कैसी है कि पहले राउंड्स में थोड़ा ज्यादा इजी है और एज यू गो फर्दर ये 20 राउंड्स में गेम प्ले होती है तो थोड़ा ज्यादा सटल हो जाता है, ज्यादा मुश्किल हो जाता है, एंड ताकि स्लोली उनकी एजुकेशन बढ़ती रहे। थैंक यू जी, थैंक यू नशरा, बहुत शुक्रिया। वक्फा लेंगे नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, तो यही जो समर कैंप की एक्टिविटीज़ हैं इनको आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, सबसे मेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। जनरल नॉलेज का मुकाबला करेंगे बच्चों के साथ जी। एमन रहमान, फातिमा ताहिर, दो मासूम बच्चियां हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी तैश का, हमारी स्पीड का निशाना बनने को तैयार मासूम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। हम ठीक हैं। ठीक है जी ठीक है। अच्छा एमन, सबसे पहले आप बताएं आप कौन सी क्लास में हैं, क्या एज है आपकी? मैं 6th क्लास में और मेरी 11 एज है। अच्छा माशाल्लाह। और आपकी फातिमा? मैं प्री-9 क्लास में हूँ और मेरी 12th एज है। ओके ठीक है। अब मुझे आप दोनों ये बताएं कि जनरली पढ़ाई के अलावा आपका इंटरेस्ट किन चीज़ों में है, पहले आप बताएं। आर्ट्स, बैडमिंटन खेलने में, स्पोर्ट्स में मुझे बहुत इंटरेस्ट है और ड्राइंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसी चीज़ें, फिजिकल चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी में आप एक्टिव हैं। और आप फातिमा? और मुझे नेचर थोड़ा अट्रैक्ट करती है, नेचर की तरफ और सारा देखने का और डिस्कवर करने का। अच्छा, मतलब जो बायोलॉजी जो है वो, या प्लांट्स के बारे में पढ़ना, ये सारी चीज़ें आपके शौक। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, ज़बरदस्त। अच्छा, अब हमारा आपको पता है कि हमने क्या करना है यहाँ पर? एक क्विज कंपटीशन है और इन दोनों के दरमियान मुकाबला है। जो जीतेगा उसे करोड़ों रुपए के इनाम हम नहीं देंगे, ठीक है? हम अनाउंस करेंगे कि कौन जीता है। ओके, तो अब सवाल आपके सामने हम लेकर बताएंगे और आप दोनों में से जो पहले जवाब देगा उसके पॉइंट शिफा नोट करती रहेंगी। ठीक है, ठीक है शिफा? चलो जी, एक कॉलम एमन का बना ले, एक कॉलम फातिमा का बना ले। जो पहले जवाब देगा उसका पॉइंट। रेडी? स्टार्ट करें? ओके, टेंशन तो नहीं है?
इससे पहले क्विज कंपटीशन में हिस्सा लिया आप लोगों ने? ओके। हाँ, हमारा जनरल नॉलेज का 10वीं क्लास में। कैसा रहा था? ठीक रहा था। ठीक था। वेरी गुड। और प्रिपेयर किया था? मेरा भी अच्छा रहा था। चलो गुड, फिर शुरू करते हैं। चलो भाई, जबरदस्त। रेडी करेंगे? सवाल हमारे सामने स्क्रीन है, उस पर आते रहेंगे, मैं आपके सामने सवाल पढ़ता रहूंगा। आप लोगों की स्क्रीन ये है, और हमारी आप लोगों ने बस फौरन फट से जवाब देना है, फट से। ठीक है। ठीक है, चलो। पाकिस्तान किसने बनाया? पाकिस्तान किसने बनाया? कायदे-ए-आज़म। फौरन देना होता है जवाब। अरे आपने इतना आसान हमसे सवाल पूछा, वो बेचारी परेशान हक्का बक्का रह गई। कायदे-ए-आज़म मासूम का एक्सप्रेशन। फौरन। पाकिस्तान किसने बनाया? Is that what we are doing? एक और सवाल, ऐसे प्रैक्टिस के लिए करवा। ओके। पाकिस्तान के कौमी शायर कौन है? कौमी शायर इलामा इकबाल। पहले उन्होंने कह दिया। ठीक है। क्या बात है, चलो। ये आपको जरा देखना पड़ेगा ये। ठीक है। एनर्जी से जवाब देना है, सही है? ओके, रेडी? चले जी, सवाल सामने लेकर आते हैं। चलो। 1 2 3 एंड स्टार्ट। लाइए पहला सवाल। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600। जीत गई। क्या बात है। एमन, ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीप साल कितने बरस बाद आता है? 4 साल। सवाल शुरू होता है और ये भाई जवाब दे देती है। कुछ करो फातिमा, कुछ करो, स्पीड बढ़ाओ, अपनी स्पीड बढ़ाओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट जी। अंग्रेजी में अल्फाबेट्स कितने हैं? 26। जीत गई फातिमा। 2 पॉइंट इसके, 1 पॉइंट आपका हो गया। ठीक है, बढ़ना है, आपने आगे बढ़ना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए। दुनिया की छत किस इलाके को कहते हैं? तिब्बत। तब नहीं है, तिब्बत है। ओके, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। चलो जी, तो 2-2 हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया की छत तिब्बत होती है। अच्छा, कौसो कज़ा में कितने? अरे क्या बात है, जबरदस्त। इतनी स्पीड। अच्छा जी, चलो ठीक है, वेरी गुड। स्पीड है इनकी भाई। शहबाज स्पीड से चल रही है, वेरी गुड। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइए। चलो, एक साल में 365। 2 सवाल जीत, बेहतरीन, जबरदस्त। अच्छा, बड़ी टेक्निक है उनकी, पूरा सवाल इतना रिपीट करती हैं ताकि वो ना अगला बेचारा कंफ्यूज ही हो जाए। फौरन पहले फौरन होना चाहिए। सोचने का मौका नहीं है यहाँ पर। हाँ, गलत बताओ, सही बताओ, लेकिन बताओ फौरन। बताओ सही, नहीं मतलब गलत बताने में उकसा रही हैं बच्चों को। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शाबाश। पाकिस्तान का कौन खेल कौन सा है? क्या कहते हैं? हॉकी। ठीक है, थोड़ी स्पीड कम, 4-3 मुकाबला बड़ा सख्त चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लाइए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान का कौन? जैस्मीन। पहले उसने कह दिया जैस्मीन। 4-4 बराबर हो चुके हैं, 4-4 बराबर हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं नाज़रीन ये मामला। और कितने हमारे पास मिनट रह गए इस सेगमेंट के लिए? बता दें, पाकिस्तान का कौमी तराना हफीज जालंधरी साहब ने लिखा था। कौमी तराना पूरा आता है दोनों को? जी, बिल्कुल आता है। पक्का लिखवाएंगे, सुनेंगे नहीं, लिखवाएंगे। अच्छा, चलो अगला जल्दी बताओ। फातिमा जो है वो आगे बढ़ चुकी है। एक दुनिया में कितने बड़े आते हैं? 7। ये नहीं हारने वाली, दोनों ये बराबर चल रही हैं। वेरी गुड, जबरदस्त नाजरीन। ये दोनों का मुकाबला, टक्कर का, कांटे का मुकाबला है। ये साल का कौन सा सबसे छोटा महीना? ये जरा कितने दिन होते हैं फरवरी में? 28 बता दिया। ये दोनों को दे दो। 29 भी तो होते हैं लीप ईयर में होते हैं ना। ठीक है, जनवरी तो 28। चलो, ये ज्यादा होशियार मिस है ना हमारे। चलो, नेक्स्ट सबसे बड़ा जानवर ब्लू व्हेल। किसने दिया था भाई ये जवाब? ये तो पता हो गया। ये हमें समझ में। बताओ भाई, बट स्टूडियो वालों, कैमरामैन भाई बताओ, किसने पहले जवाब दिया? कोई इधर रेफरी का किरदार अदा करो, कोई अंपायर बनो, कोई बताओ किधर उंगली उठाए। अच्छा चलो, ये दोनों को दे दिया जाए। बराबर चल रहे हैं इस वक्त, दोनों बराबर चल रहे हैं। और हम 3 सवाल और करेंगे और देखते हैं कि कौन जीतता है। ओके, 1 2 3। पहला सवाल लाए सामने। दुनिया का सबसे बड़ा दरिया? ओकेनूस, बहरे ओकेनूस। पहले ओकेनूस, सही कहा। चलो, कोई पता नहीं, अभी 2 सवाल और है। 2 सवाल है, कंपीट करना है एक दूसरे से। अगला दिखाएं जी। अगला सवाल लेकर आए। सबसे बड़ा सैयारा कौन सा है? मश्तरी, जुपिटर। कौन सा है भाई? जवाब बताओ इसका, जल्दी बताओ। ये तो हमें भी नहीं पता शायद। जुपिटर है वैसे सबसे बड़ा। तो ये मुश्तरी क्या होता है? मुश्तरी जुपिटर ही, मेरा ख्याल है वो। ऐसे ये मिस भी बैठी है, मिस बता रहा हूं मैं। जुपिटर
मुश्तरी है, वही मुश्तरी है। चलो साइंस की खबरें मैं लाता हूँ इस प्रोग्राम में, ठीक है? बराबर हो गया। आखिरी सवाल है, लास्ट क्वेश्चन सामने लेकर आए जी, लाए। सबसे बड़ा अंडे देने वाला परिंदा कौन सा है? शतरमुर्ग। क्या कमाल खेला यार दिन दोनों। भाई वाह 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 वाह, दोनों के लिए स्पेशल। बहुत ही आला भाई, जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। आप दोनों ने बड़ा कमाल गेम खेला और आखिरी सवाल के जवाब पर फैसला हुआ कि फातिमा ने। लेकिन ये आप देखें, ये इनका स्कोरबोर्ड कोई जवाब गलत नहीं किया, क्या चक्कर है? सब साथ चल रही है। गलत जवाब क्यों नहीं देते तुम लोग? गलत भी दिया करो, एक आध नजर ना लगे, ताकि लोगों को पता चले कि पहले से प्रिपेयर्ड नहीं था। हाँ। मतलब ये गलत देना होता है। प्रिपरेशन थी, लेकिन ऐसा भी ओपन बुक नहीं था ये। गुड, लेकिन शाबाश, वेरी गुड। क्या बात है, फातिमा और ये मुकाबला हो गया। ये हुआ हमारा आज का क्विज कंपटीशन और फातिमा जीती और एमन ने भी बड़ा जबरदस्त कांटे का मुकाबला किया। अब इसके बाद जो अगला सेगमेंट हमारा होगा ब्रेक के बाद, उसमें क्या करेंगे हम? उसमें भी और मुकाबला करना है, बच्चे और भी मौजूद है हमारे साथ। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। समर स्पेशल प्रोग्राम चल रहा है हमारा और कैरियर गाइडेंस का सेगमेंट है ये। और पहला कैरियर जो हमने अपने प्रोग्राम में चुना है, जिसके बारे में हम बताएंगे आज कि बच्चों को कि जी कैसे इस प्रोफेशन में जा सकते हैं। और वो प्रोफेशन है शिफा की एक ऐसी ख्वाहिश जो कि पूरी ना हो सकी, और डॉक्टर बनने की ख्वाहिश। जी शिफा, आ जाए। बिल्कुल जी, हमारे साथ डॉक्टर अदीला इरफान साहिबा मौजूद हैं जो कि इमरजेंसी मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं शिफा इंटरनेशनल में, और हमारे साथ आमना उस्मान मौजूद है जो कि स्टूडेंट हैं। और इनको हमने फ्लोर दे दिया है दोनों को कि ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करें। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा, आपसे पूछेंगी सवालात आमना, और आमना बनना चाहती हैं डॉक्टर। हाँ। आप कौन सी फील्ड में जाना चाहती हैं, क्यों जाना चाहती हैं और क्यों जाना चाहिए? आप दोनों आपस में और अगर गुफ्तगू कोई करेंगे। वो ऐसे एरियाज हैं जिसमें आप इनको समझाना बुझाना भी चाहती हैं कि भाई बेटा सोच लेना अच्छी तरह, तो वो भी आप कर सकती हैं यहाँ पर। आपका क्या बनने का वैसे इरादा है? कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट बनने। और ये क्या होता है वैसे? दिल का डॉक्टर ज़्यादातर। वजह इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है, मतलब जो आपके बायोलॉजी वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपकी इंटरेस्ट है। ओके, ठीक है। आपका भी ऐसा ही था, बचपन से ही आपका इंटरेस्ट था? होता है ऑब्वियसली। अब कोई इंस्पायरेशन होती है या आपके माइंड में एक थॉट होती है प्रोवोकिंग, या एक सोशल फैक्टर इफेक्ट होता है, डॉक्टर बनेगी। और मेरी फैमिली में मेरे बड़े भाई डॉक्टर थे ऑब्वियसली, और आई वाज द यंगेस्ट वन, तो मुझे थोड़ी इंस्पायरेशन वो भी आई। अच्छा, अब और आपकी कोई नहीं, फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है, ये भी एक इंस्पायरेशन है। ये भी एक इंस्पिरेशन है वैसे, ख़वातीन के लिए तो ये बहुत बड़ी इंस्पायरेशन है कि मैं अपनी फैमिली में पहली फीमेल डॉक्टर हूँ, जो कि मैं भी हूँ। अच्छा, एक और चीज़ भी होती है जो ख़वातीन बहुत ज़्यादा जाती है जिस फील्ड की तरफ, वो है गायनी। वो कार्डियोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट और इस तरफ कम आती हैं, ऐसा क्यों है? अच्छा, उसका आई एम सॉरी बट ये सोशल हमारा एक थोड़ा पुश भी होता है ना। कुछ पहले खैर ये आज से कुछ डेकेड पहले ज़्यादा ये ट्रेंड था कि गायनी इज़ फॉर फीमेल, लेकिन अब क्योंकि माशाल्लाह फीमेल्स आर, आई एम सॉरी टू से, नो ऑफेंस, बहुत इंटेलिजेंट, आउटस्टैंडिंग, आउटस्पोकन एंड दे आर अप टू द मार्क इन एवरी फील्ड। तो फिर अब कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ट्रॉमा कुछ भी अब फीमेल से हट के नहीं हो रहा। अब मैं अपने उसमें जाती हूँ तो हम लोग फ्लोर पे जब कभी कॉल पे होते हैं तो सारी खवातीन होते हैं इमरजेंसी में। यस, वी सी ट्रॉमास, बर्न्स एंड एवरीथिंग। तो इट्स लाइक अब कोई डोमेन डिसाइडेड है ही नहीं, किसी भी फील्ड में जाना चाहें जा सकते हैं। डिपेंड, क्योंकि अब बात ये हो गई कि मेरिट बेस्ड चीज़ें हो गई हैं कि आप अच्छा पढ़ें, अच्छा परफॉर्म करें। इन्होंने बनना है डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट। पहला सवाल मैं कर देता हूँ, उसके बाद आप दोनों गुफ्तगू अपनी शुरू कर लीजिएगा। बताएं भाई, डॉक्टर बनने के लिए क्या किया जाए? जी अच्छा, यही पूछना है जी। अच्छा, सवाल तो बहुत आसान है लेकिन जवाब थोड़ा सा मुश्किल है ऑब्वियसली। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इट्स समथिंग फ्रॉम इनसाइड। पुश नहीं है ये, फोर्स नहीं है। आपको लगता है यस, आपको लगता है यू कैन, देन यू कैन, ठीक है। और दूसरी, अगर यू कैन तो देयर इज नो हर्डल। हाँ, डिवोशन, पैशन, मोटिवेशन, सेक्रीफाइस, जो सबसे बड़ा वर्ड हम लोग की जो एक उसमें है ना कि पोस्ट कॉल होके जैसे नाइट करके मैं आई हूँ, मतलब आपको चीज़ों को देखना पड़ेगा। आपकी 12 घंटे की होती है ना, मतलब यार में लॉन्ग शिफ्ट्स होती हैं, तो आपको हर चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। फैमिली, बच्चा, शादी, बहन की शादी। आप बता रही हैं, डरा रही हैं? बता भी रही हूँ और थोड़ा सा प्रिपेयर भी करी। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट बात। लेकिन इफ़ यू वांट तो
ये तो बहुत छोटी बातें हैं, ये तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि चीज़ें बाय द पैसेज ऑफ टाइम आपके लिए ईजी हो जाती हैं अगर आप उसके साथ अपने आप को एडजस्ट करते जाओ। पहली बात, पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है यार, पढ़ाई तो बहुत पढ़ना पड़ता है। मतलब मैं अपने साथ के जितने भी फ्रेंड्स को देखती हूँ ना, मतलब दे आर अर्निंग टू मच एंड थोड़े से टाइम में स्मार्ट काम करके भी, लेकिन आपको पढ़ना, क्योंकि हमारी हर 6 महीने बाद तो किताब चेंज हो जाती है, अपडेट वर्जन आ जाता है, रिसर्च नहीं आ उस जाती। बंदे को रोकें जरा जो किताबें चेंज कर रहे हैं, उसको रुक जाओ यार थोड़ा। तो वो अब बंदा ही इतना मॉडिफाई हो रहा है, आप चिपे लगा रहे हैं, चिप्स लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो डेफिनेटली तो आपकी ये एक जो थोड़ा सा ट्रिगरिंग और थोड़ा सा मोटिवेशन ये होता है कि एक तो आप किताबों से इन टच रहते हैं, सबसे अच्छी बात, आप मोर नॉलेज गेन करते हैं और आप पढ़ते रहते हैं तो आप चीज़ों में अपडेट होते हैं। सेल्फ ग्रूमिंग फॉर फीमेल्स के लिए जो मतलब एक डॉक्टर होना और एक फीमेल डॉक्टर होना दोनों अलग बात है। अच्छा, वो हमारे यहाँ बड़े एक फनी बात होती है कि जब कोई पेशेंट आता है ना तो वो कहते हैं डॉक्टर, मेल डॉक्टर, एक फीमेल डॉक्टर, देयर इज अनदर जेंडर, तो फीमेल डॉक्टर इज आई एम अ फीमेल डॉक्टर। तो फीमेल के लिए एक और मोटिवेशन है कि एक बड़ा अच्छा सा प्रोफेशन है, अभी भी नोबल है, अभी भी बताएं, मतलब वो जो एक इज्जत का, रिस्पेक्ट का रिश्ता है पेशेंट के साथ, वो जरा उसके बारे में भी बताएं। दैट्स ट्रू, मतलब हाँ लोग नाराज होते हैं लेकिन दे डू रिस्पेक्ट, मतलब इनडायरेक्टली अगर आपने अच्छे से उनसे ट्रीट कर लिया, उनको आंसर कर लिया, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी है, यू आर पोलाइट, यू आर हम्बल, तो बहुत खुश होते हैं। इवन वो आपको मिठाई भी दे जाते हैं, दो कुछ लोग गालियां भी दे जाते हैं, अलग बात है, वो तो ऑब्वियसली वो तो एक पार्ट है। आपका कोई सवाल? फोकस इम्प्रूवमेंट। फोकस की मतलब आप करना क्या है उसकी? अच्छा, कौन से स्टैंडर्ड में हो आप? मतलब कौन सी क्लास में हो? 9th में। बायो रखी हुई है जी। अच्छा, फोकस इम्प्रूवमेंट यही है कि सबसे पहले तो जब अभी पढ़ रहे हो ना, जब चीज़ों को पढ़ना शुरू कर रहे हो, बिकॉज अभी बायो पढ़ोगे, इंटर में भी पढ़ोगे, अपना फोकस देखो कि खुद कहाँ से क्लिक आता है। अब बायो का कॉन्सेप्ट सिर्फ डॉक्टर ही नहीं है, हमारे यहाँ छोटा सा, जो मैं भी जब बायो पढ़ती सोचती थी तो बायो पढ़ लिए तो डॉक्टर ही बनेंगे। डॉक्टरी से रिलेटेड बहुत फील्ड्स हैं, बहुत वास्ट फील्ड्स हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है जिसके साथ आपको वाइट कोट मिल भी जाता है, लेकिन इससे बियॉन्ड भी दुनिया है जो कि इससे बहुत ज़्यादा अच्छी है। फिर भी इफ़ यू थिंक कि डॉक्टरी करनी है तो आपने अपने आप को देखना है सेल्फ के। कार्डियोलॉजिस्ट अभी तो इट्स वेरी, अगर मिसाल के तौर पर कार्डियोलॉजिस्ट बनना है तो वो पाथ क्या होगी, कौन कौन सी क्लास या कौन कौन सी डिग्रीज लेकर ये कार्डियोलॉजिस्ट बनेंगी? अच्छा, उसमें ये है कि अभी तो ऑब्वियसली बेसिक्स तो एमबीबीएस करना, स्टेप बाय स्टेप अगर बता दें। ग्रेजुएट अभी ओ लेवल्स या ए लेवल्स के बाद इंटर अगर हमारे यहाँ एफएससी करेंगे, उसके बाद फिर एक एग्जाम होता है जिसको हम पार्ट 1 एफसीपीएस पार्ट 1 कहते हैं, फेलोशिप के लिए जो हमें देना पड़ता है इमीडिएटली आफ्टर। उसके बाद वो क्लियर करना पड़ता है, देन आपको ट्रेनिंग मिलना एक बहुत बड़ा, कार्डियोलॉजी रिलेटेड है तो कार्डियोलॉजी, इसमें पहले इंटरनल मेडिसिन आपको करना पड़ेगा। कॉलेजेस हैं यहाँ पर पाकिस्तान में जहाँ पर ये एम कर सकती हैं? डिपेंड्स, बहुत सारे सरकारी भी हैं, प्राइवेट भी हैं। अब तो परसेंटेज और बहुत क्लियर एमकाट का सिस्टम हो गया है कि मतलब दे डू गेट द परसेंटेज, इंटर की परसेंटेज है, आपका एंट्री टेस्ट है, उसके बाद आप परसेंटेज होनी चाहिए, मिनिमम 60% रिक्वायर्ड है। और अच्छा, फिर बाद में आपने आ जाती है ना, उसके बाद आराम से आ जाती है, बहुत अच्छा, फिर उसके बाद एंट्री टेस्ट क्लियर करना। मतलब लास्ट टाइम भी कोई 9000 स्टूडेंट अराउंड, आई एम नॉट रॉन्ग इफ, तो इतने अपेयर हुए तो हार्डली हमारे पास 2000 ये इतनी सीट्स होती। तो वो आपके अब्बू क्या करते हैं? बिजनेस। ऐसा बहुत है ना, मेडिकल कॉलेज में फिर तो नहीं, फिर मतलब सेल्फ फाइनेंस बेसिस पे भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि सरकारी थोड़ा सा पीएमडीसी ने सेल्फ फाइनेंस के भी थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस की, उसके भी परसेंटाइल लगा दिए कि 80% होगी तो आप सेल्फ फाइनेंस 60 से तो ऊपर, 60 तो आ जाएगी, मसला नहीं है, तो कॉन्फिडेंट। फिर उसके बाद एंट्री टेस्ट और फिर वो वेट लिस्ट, वो जो लिस्ट है उनका एग्जैक्टली। अच्छा, आप लोग बच्चे में नहीं इतने मोटिवेटेड देखे हैं, इतने पैशनेटेड देखे हैं, वो 3-3 साल एंट्री टेस्ट देते रहते हैं। इस दफा नहीं आया तो अगली दफा आएगा, इस दफा नहीं आया तो अगली दफा आएगा। अच्छा, कितने साल पढ़ना पड़ेगा? जैसे मिसाल के तौर पर अभी ये 9 में है, तो कितने साल पढ़कर ये कार्डियोलॉजिस्ट बन जाएगी, एक सर्जन बन जाएगी? अभी से तो रफली इफ शी इज लाइक, अगर 9th में है तो 16-17 साल की होगी तो 24-25 साल तो कम से कम लग जाएंगे। मतलब 9-10 साल जिसमें यू विल बी अ वेरी, मतलब अभी तो ग्रेजुएशन तक आपको 22-23 तक आप ग्रेजुएट करोगे, 5 साल एमबीबीएस के, और अगर बीडीएस करते हैं तो 4 years, और 1 साल हाउस जॉब जो कि क्लिनिकल रोटेशंस के मैंडेटरी है।
तो आप हाउस जॉब मतलब घर में ही जॉब करें? नहीं अपने घर वालों का इलाज करें भाई, सबके वो भी करना है, आपको पता है उस पे भी छूट नहीं है। हाउस जॉब करके भी आप आटा गूंदना है, डिफरेंशिएट्स अ फीमेल डॉक्टर फ्रॉम अ मेल डॉक्टर। एग्जैक्टली। हाउस जॉब का पता है क्या होती है? जो डॉक्टर घर में आके मतलब के नहीं बताएं भाई। हाउस जॉब का मतलब ये होता है बच्चा कि मतलब आपने 5 ईयर जो, क्योंकि दिस इज समथिंग यू हैव टू टच द पेशेंट, और आपने जो अगर पढ़ा है तो उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, प्रैक्टिकल। तो हाउस जॉब का मतलब होता है कि आपको फिर एलोकेटेड एरिया दिए जाते हैं, डेजिग्नेट, मेडिसिन, सर्जरी, उसमें आपको जाके 6-6 महीने हॉस्पिटल में रोटेशंस लगानी पड़ती हैं, नाइट्स करनी पड़ती हैं, 36 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है। 36 घंटे की ड्यूटी कैसे कर सकता है कोई इंसान? सर करते नहीं तो ये तो अजीब बात है भाई, वो नींद में है डॉक्टर, उसने वो गलत इलाज कर दिया, फिर ये कौन सा इंसाफ है? डॉक्टर की नींद अल्लाह यहाँ खुद ही छीन लेते हैं। ये वैसे मैं सीरियसली कि ये 36 घंटे कैसे कोई फंक्शन कर सकता है इंसान? कर सकता है, मतलब करता है, करने की मजबूरी भी होती है, मजबूरी हमारी होती है। उसमें चक्कर में मर गया बंदा। प्रोपोर्शन देखें, एक डॉक्टर कितने हजार या कितने 100 पेशेंट्स के तो लिए, इसका मतलब ये थोड़ी कि रिस्क पे डालते हैं आप बाकी लोगों को भाई। नहीं उसमें ये होता है एक नॉर्मल आदमी 8 घंटे काम करता है, डॉक्टर तुम 10 कर लो, 12 कर लो, चलो। मैं आपके बिल्कुल साथ हूँ, कम कराए ना जरा ये ड्यूटी आवर्स। 36 घंटे कैसे कर सकता है? उसके बीच में वो सोएगा भी। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये सिर्फ पाकिस्तान का मामला नहीं है, ये पूरी दुनिया में ऐसा ही है। डॉक्टर्स के लिए तो 36 घंटे ये क्या 36 घंटे इवन आप यकीन जाने जो आप कार्डियोलॉजी कुछ बताएं दरमियान में, कुछ नैप शैप लेने का सिलसिला बताएं। थोड़ी नैप नहीं होता है कि यस यू कैन, आप हाउस जॉब के बाद जब आप हाउस जॉब तक तो यू हैव नो ब्रेक, अगर आपने FSC कर ली, देन यू हैड MBBS एडमिशन, 5 साल कोई ब्रेक नहीं, देन इमीडिएटली हाउस जॉब में लोग ले लेते हैं, लेकिन आई रिकमेंड कि डोंट टेक, बिकॉज आपने फ्रेश पढ़ा होता है, आप उसको साथ साथ प्रैक्टिस कर लो, देन यू कैन टेक अ ब्रेक, 1 साल 2 साल। कोई और सवाल आपका है बेटा? बड़ा इंटरेस्टिंग एक है हौसला, इधर लिखा हुआ है। हाँ, आमना क्या सवाल है? क्या है हौसला? कि हौसला मतलब कि अपना हौसला कैसे बढ़ाए इंसान? अपना हौसला कभी मतलब कि कोई मार्क्स कम आ गए या मतलब कोई चीज़ याद नहीं हो रही तो बंदा खुद ही हो जाता है, हौसला डाउन हो जाता है इंसान का, तो उसके लिए सेल्फ मोटिवेशन होती है। और फिर आप चीज़ों को देखें, एक होता है ना आपने एक माइलस्टोन अचीव करने के लिए टारगेट रखा होता है, यार यहाँ तो पहुँचना ही पहुँचना है, उसके लिए फिर हौसला कम नहीं होना चाहिए, उसके लिए तो फिर इतनी मोटिवेशन होनी चाहिए कि यार मार्क्स कम आए, आई विल डू इट अगेन, आई विल डू दिस, आई विल डू इट। नहीं माननी। अब एक और चीज मोटिवेट करती है, पैसे कितने कमा लेता है अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट? ये मैं इंतजार कर रही थी आपका पूछेंगे। कार्डियोलॉजिस्ट आप मतलब एक आई विल नॉट स्पेसिफाई एनी फील्ड, एक अंदाजा, लेकिन एक यकीन जाने, सर्जन ज्यादा कमा लेता है ना, आप फिजिशियन से थोड़ा कम ही पैसा कमाता है। नहीं, सर्जन इतने बड़े-बड़े लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। हर सर्जन नहीं कमाता। अच्छा, तो अच्छा सर्जन बनना, यू हैव टू बी द बेस्ट। हाँ, उसमें यू आर द बेस्ट। बेस्ट से मुराद हमारी क्या है कि मतलब आपकी क्लिक आ जाए, या आपको कोई ऐसा सेटअप मिल जाए, या आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिग्री कर लें, वो भी आसान नहीं है। कितने रुपए कमा सकते हैं? रुपए बताएं, रुपए। वो तो फिर काउंट ही नहीं है ना, काउंट ही नहीं, अनलिमिटेड। मोटिवेशन आ गई। लेकिन वही बात है कि बेहतरीन स्टैंडर्ड डॉक्टर का उसके पेशेंट बता देते हैं। आप यकीन जाने हमारे यहाँ जो कार्डियोलॉजिस्ट है वो 6 AM they entered in the hospital, or sometimes they leave at 12 and midnight. Angio, cardio. Yes, they are in the cath lab. नोट मेरा मतलब इलाज कर रहे हो। ठीक है, इनकी तरफ हम जाएंगे नाज़रीन। डॉक्टर अदीला और आमना हमारे साथ मौजूद थी और दोनों एक दूसरे से कुछ सीख रही थी, कुछ सिखा रही थी कि भाई कार्डियोलॉजिस्ट या डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी ज़रूरी है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। हमें ज्वाइन किया है 2 मजीद बड़े काबिल बच्चों ने और इनकी काबिलियत का जायजा हम अभी कुछ देर में लेंगे। हमारे साथ साजिद अली और अब्दुल्ला सलमान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक। 3 काबिल बच्चे हो गए, अब हमने इन दोनों को मिला के, मुझे मिला के 3 काबिल बच्चे इस वक्त हमारे सेट पे मौजूद हैं, जिन्होंने प्रूव करना है कि वो काबिल हैं। चलो जी, और काबिलियत का इम्तिहान लेंगे। शिफा, आप लोग कौन सी स्टैंडर्ड्स में हैं, कौन सी ग्रेड्स में? मैं ग्रेड 9 में। ग्रेड 9 में। आप भी 9 में? प्री 9। प्री 9 ठीक है। प्री 9 क्या होता है? अच्छा, 8 ही बोल देते यार, ये अजीब कंफ्यूजन फैलाई। ये ना प्री 9 पोस्ट 9। अच्छा, तो फिर आप भी पोस्ट 9 क्या करोगे? प्री के बाद फिर पोस्ट भी आना चाहिए ना। प्री कोविड क्या इरादा है, आगे क्या बनना है आपका, प्लान क्या है? आगे आर्मी का सोचा हुआ है अभी तो। क्या बात है, जबरदस्त। बिजनेस पैसा कमाओ, बेहतरीन। सही ठीक है। अच्छा जी, एक बंदा मुल्क की खिदमत करने में लगा होगा, एक बंदा पैसे कमा रहा होगा। वो पैसे जो कमा रहा होगा वो भी जाहिर है एम्प्लॉयमेंट की वजह से मुल्क की खिदमत करने में लगा होगा। ज़बरदस्त। तो मुकाबला आप लोगों से हमने करवाना है और मुकाबला की कुछ तस्वीर आपको दिखाई जाएंगी स्क्रीन पर। आपने बूझना है कि ये शख्सियत कौन है। ठीक है, रेडी है? ओके, पहले जो नाम ले देगा, शिफा हमारी स्कोर लाइन मैनेज कर रही हैं, वो लिख लेंगी। अगर आप इन्हें
रिश्वत देना चाहते हैं तो बुरी बात है, नहीं देनी चाहिए। आए जी, ठीक है। चलो भाई, रेडी? फर्स्ट फोटो 1 2 दिखाएं। 3। ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? ये शाबाश, इतना सोचो मत। सोचो 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 मेरे बच्चों, पाकिस्तान की शख्सियत है। इन्होंने पाकिस्तान के लिए एक बहुत चीज़ अहम लिखी थी। हफीज जालंधरी। हाँ, हफीज जालंधरी। कैसे पकड़ा? वो आपने बोले ना, वो उन्होंने काफी चीजें लिखी थी। और बता दे। तो अहम चीज़ लिखी थी। अहम चीज़ तो कोई भी हो सकती है। अच्छा, चलो भाई, ठीक है। चलो गुड, पहला पॉइंट मिल गया इनको। हफीज जालंधरी साहब को पहचान लिया इन्होंने। अगला, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, लाइए नेक्स्ट नेक्स्ट तस्वीर। ये कौन है? बताओ। राहत फ़तेह अली खान। राहत फ़तेह अली खान तो नहीं है भाई, आपका ऑप्शन गलत हो गया। अबे फुल गैस वर्क चल रहे हैं। वो कहते हैं राहत, ही कहते हैं नुसरत। अच्छा, नहीं नुसरत भी नहीं है ये। आप ये ना नुसरत है, ना राहत है, ना चाहत है। ये गाने वाने सुनते हो? सही सही बताओ, इसमें क्या आप सुनते हो गाने? आप भी सुनते हो? नहीं, मैं तो नहीं। आप गाने नहीं सुनते, पढ़ाई करते हो ज्यादा। अच्छा, वो पढ़ाकू है ये गाने। पाकिस्तान के बड़े मशहूर गजल सिंगर है। नो आइडिया। गजल सिंगरों में किस किस का नाम पता है? गजल का पता है क्या होता है? जी। क्या होता है? गजल इसके मिजाजी होता है। चलो अगली तस्वीर पे आते हैं। ये तस्वीर कोई ना पूछ सका। मैडम, अगली तस्वीर लाएं। सही पढ़ाया आपने। गुड, अगली तस्वीर लाओ। ये थे मेहदी हसन खान साहब। अल्लाह अगली तस्वीर। नाराज हो जाएंगे लोग। अगली तस्वीर लाइए 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 लाइए। अगली तस्वीर। चलो आ गई है। ये कौन है? जबरदस्त पर्सनालिटी, पाकिस्तान की टॉप ओहदे पर फाइज रहे हैं अपने वक्त में, और बस उससे ऊपर कोई पाकिस्तान का सबसे टॉप ओहदा कौन सा है? आर्मी चीफ। आर्मी चीफ से और ऊपर? नहीं, थोड़ा सा और ऊपर जाए। प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर से और ऊपर जाए। प्रेसिडेंट, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे हैं कौन? बताओ 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 बताओ। सोचो 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 सोचो। आरिफ अलवी। आरिफ अलवी से पहले? अभी भी है, अभी भी है। ठीक ठीक डायरेक्शन में। सोचो सोचो। आरिफ अलवी से पहले कौन? ममनून हुसैन साहब थे। नाजरीन, हम आपके बहुत ममनून हैं कि आपने हमारा प्रोग्राम देखा। लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर वो इतने खामोश रहते थे, वो आप लोग उनको नहीं जानते तो इसमें आप लोगों का कोई कसूर मैं समझती हूँ कि नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला उन्हें गरीब की रहमत करे। और पाकिस्तान के सदर रह चुके हैं ममनून हुसैन साहब, उनकी तस्वीर थी ये। और अगर हमारे पास वक्त है तो एक और तस्वीर दिखा दें, वरना वक्त नहीं। अरे वक्त खत्म हो गया भाई। चलो फिर आप लोगों का मजीद आगे मुकाबले में बुलाएंगे और आपसे जो है वो मजीद बात करेंगे। इनकी प्रिपरेशन कराओ भाई, इनको सवाल दे देना पहले से, ठीक है? वो मतलब वो आज के प्रोग्राम में इतना ही नाजरीन, आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। सवाल लीक कर रहे हैं।